APT 1 to 125। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कमेंट शेयर करना ना भूलें। नक्श को अब जल्दी से किसी ना किसी बहाने के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा, वरना सिचुएशन पूरी तरह से उसके हाथ से निकल जाएगी। दयाशंकर, वो ब्लैक फ्रूट कब मिलेगा, कितनी क्वांटिटी में मिलेगा, इसका ना तुम्हें पता है और ना ही मुझे। इसलिए क्यों ना मैं तुम्हें एंटीडोट बनाना सिखा दूँ, जिससे तुम खुद अपने आदमियों का इलाज कर सको। जैसे ही नक्श के मुंह से यह शब्द बाहर आए, वैसे ही दयाशंकर का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। बादशाह, आपने मेरे लिए एंटीडोट बनाया और अब आप मेरे आदमियों के लिए मुझे एंटीडोट बनाना सिखाना चाहते हैं। मैं आपके बारे में कितना गलत था। आप स्टोन हार्टेड नहीं हो सकते। अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि उस दिन उस पुलिस वाली ने ही हमें फंसाया होगा। आप तो देवता हैं देवता। आज से पूरी रीगल गैंग अपनी लॉयल्टी आपको प्रेजेंट करती हैं। दयाशंकर की आंखों में लिटरली आंसू आ गए थे। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम लोग मेरी लाइफ से दूर हो तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नक्श ने सीधा और स्पष्ट जवाब दिया। लेकिन बादशाह, आप इस मुकाम पर हैं कि आपकी लाइफ को भी खतरा हो सकता है। क्या उसके बाद भी आपको हमारी कोई ज़रूरत नहीं? हालांकि दयाशंकर ने नक्श को डराने की कोई कोशिश नहीं की, लेकिन उसके मुंह से निकले ये शब्द थोड़े डरावने थे। जब नक्श ने कोई जवाब नहीं दिया तो दयाशंकर ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आपको इस बारे में अच्छे से सोचना चाहिए बादशाह। ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर विचार करूंगा, नक्श ने फीकी मुस्कान के साथ कहा और इसी के साथ दयाशंकर को किचन में ले गया और इस बार नए तरह से नकली एंटीडोट बनाना सिखाया। उसके बाद दयाशंकर अपने आदमियों को लेकर वहां से चला गया। अनिका, मिस जूली, प्राची, तुम तीनों ठीक तो हो ना? जब नक्श हॉल में पहुंचा तो उसने अनिका और बाकी की 2 लड़कियों को रस्सी से बंधा हुआ पाया। जिस तरह से उन्हें गर्मी में रखा गया, वो तीनों बहुत ही ज्यादा सेक्सी लग रही थी। बिखरे बाल, चेहरे पर पसीना, उनकी अदाएं देखकर नक्श को कुछ कुछ होने लगा था, लेकिन नक्श ने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखा और रस्सी खोलने के लिए आगे बढ़ा। नक्श, ये सब क्या चल रहा है? वो लोग कौन थे? क्यूरियस होते हुए अनिका ने पूछा। कुछ नहीं, उन्होंने गलत आदमी को उठा लिया था। कन्फ्यूजन दूर हो गया, सीधे तरीके से नक्श ने जवाब दिया। उसी समय नक्श ने नोटिस किया कि उन तीनों लड़कियों का चेहरा फिर से लाल हो गया है। अनिका की नज़र को फॉलो करते हुए उसने नीचे देखा और तब उसे पता चला कि उसकी पंथ की जिप खुली हुई है। अचानक से देसाई विला का दरवाजा खुला। नक्श, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? मनिक भाई देसाई दरवाजे पर खड़े थे और अपनी बेटी को रस्सी से बंधा हुआ देखकर पूरी तरह से शॉक थे। जल्द ही मनिक भाई के चेहरे पर गुस्से के बादल नाचने लगे और उनकी टोन और भी ज़्यादा सख्त हो गई। तुम्हारी यह हिम्मत कि तुम मेरे घर में आकर मेरी बेटी और इन लड़कियों के साथ ऐसा घिनौना काम कर रहे हो? मनिक भाई की छाती फूली हुई थी और उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, लेकिन उनका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। सर, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तुरंत ही नक्श पीछे मुड़ा और उसने समझाने की कोशिश की। मैं जैसा सोच रहा हूं वैसा नहीं है तो फिर यह सब क्या है? मनिक भाई ने उन तीनों लड़कियों को अच्छे से देखा। उनकी हालत देखकर गुस्से से उनका शरीर कांपने लगा। अचानक से मनिक भाई की नज़र नक्श की पंथ पर पड़ी जिसकी जिप खुली थी। साथ ही नक्श की पंथ अभी भी गीली थी और टेबल पर 2 से 3 टिश्यू भी पड़े थे। ये सब देखकर उनका गुस्सा विकराल रूप ले चुका था। नक्श ने जल्दी से अपने पंथ की जिप बंद की और मनिक भाई के सामने जाकर खड़ा हो गया। बास्टर्ड, तू मेरी मासूम बेटी के साथ यह सब कर रहा है? जोर से चिल्लाते हुए मनिक भाई ने अपने हाथ में पके बैग को नक्श की ओर फेंका। बैग फेंकते समय उनका बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया था, लेकिन नक्श ने तुरंत ही उन्हें संभाल लिया, वरना मनिक भाई नीचे गिर जाते। अनिका और उन बाकी 2 लड़कियों के चेहरे अब और ज़्यादा लाल हो गए थे। इस सिचुएशन को देखकर उन्हें समझ आ गया था कि मनिक भाई को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मिस जूली खड़ी होकर अपने पापा को सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करना चाहती थी, लेकिन चूंकि इतने समय से उसके पैर बंधे हुए थे इसलिए वो नम हो गए और उसे खड़े होने में भी तकलीफ होने लगी। जब उसने पूरी ताकत लगाते हुए उठने की कोशिश की तो उसे इतना दर्द हुआ कि उसके मुंह से चीख निकल गई। अपनी बेटी के मुंह से चीख सुनकर मनिक भाई को इतना तेज गुस्सा आया कि वो सांस लेना भी भूल चुके थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। मनिक भाई ने अपना कांपता हुआ हाथ ऊपर की ओर उठाया और नक्श की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोले, ये सब मेरी गलती है। मुझे तुझ जैसे इंसान को मेरे परिवार के इतने करीब नहीं आने देना चाहिए था। सर, आपको वाकई में गलत फहमी हो गई है। भले ही नक्श को मनिक भाई का यह अंदाज अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ना तो वो उसे बोलने का मौका दे रहे थे और ना ही वो खुद कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी नक्श ने उन्हें संभाला और सोफे पर बैठाया। उसके बाद नक्श ने एक एक करके उन तीनों लड़कियों को रस्सी से आज़ाद किया और अनिका और प्राची को लेकर देसाई विला से बाहर चला गया। नक्श और वहां रहकर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खराब नहीं करना चाहता था। मनिक भाई, जो सोफे पर आराम से बैठकर लंबी लंबी सांस ले रहे थे, उन्होंने अपनी बेटी से पूछा, जूली, मुझे सच सच बताओ, क्या नक्श ने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा किया?
पापा यह आप क्या बोल रहे हैं? आपको सच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मिस जूली का चेहरा अभी भी लाल था। मनिक भाई को शांत होने में थोड़ा समय लगा और उन्होंने अपनी खूबसूरत बेटी को देखते हुए कहा, जूली, मुझे पता है कि तुम लोगों की जनरेशन कैसी है। तुम लोगों के लिए सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। हमें हमारी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। और यह सब हॉल में, कल को मेरी जगह कोई और होता और यह सब देखता तो तुम्हारी इज्जत का क्या? ये बोलते हुए मनिक भाई ने एक गहरी सांस ली। पापा आप कुछ भी बोले जा रहे हो, क्या आप मेरा एक्सप्लेनेशन सुनोगे? धीमी आवाज में जूली ने कहा, अचानक से हमारे घर में 10 से 12 लोग घुस आए थे। ठीक है, तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम्हें नक्श पसंद हैं? मनिक भाई बहुत ही पिटी फील कर रहे थे। मनिक भाई बहुत ही कंजर्वेटिव किस्म के इंसान थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी जिसके ऊपर उन्हें बहुत गर्व है वो ऐसी घिनौनी हरकत करेगी, वो भी नक्श के साथ जो एक शादीशुदा इंसान है। पापा यह आप क्या बात कर रहे हैं? शर्म के मारे जूली से कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। मुझे सच सच बताओ, सीरियस होते हुए मनिक भाई ने कहा, अगर तुम्हें नक्श पसंद है तो मैं नक्श और अनिका के डिवोर्स की बात कर सकता हूँ। हमारा देसाई परिवार उसे सपोर्ट कर सकता है। हेल्पलेस फील करते हुए जूली ने अपने पैर जमीन पर पटके। उसके दिमाग में नक्श का वो सीरियस लुक घूम रहा था जब वो आज उस ब्रेसलेट को बारीकी से देख रहा था। साथ ही साथ आज जिस तरह से इरफान भाई नक्श के साथ पेश आए, उससे मिस जूली को और भी ज़्यादा मिस्टीरियस फील हो रहा था। अपनी शर्मीली बेटी को देखकर मनिक भाई ने एक बार फिर से गहरी सांस ली। सूरत शहर में ऐसे कई परिवार थे जो मिस जूली के पीछे पड़े थे, लेकिन नक्श में ऐसी क्या खास बात है जो जूली उसके पीछे पड़ी हैं? ये सवाल अब मनिक भाई को डराने लगा था। उसी समय नक्श जो ड्राइव कर रहा था, उसे मनिक भाई का रिएक्शन याद आया और वो हेल्पलेस फील करते हुए अपना सर हिलाने लगा। मुझे नहीं पता था कि मनिक सर का गुस्सा इतना तेज है, नक्श ने धीमी आवाज में कहा। अच्छा, तुम्हें अभी भी उनके गुस्से की पड़ी है? तुम्हें यह नहीं दिख रहा कि वो सब तुम्हारी वजह से हुआ है? शर्माते हुए अनिका भी नक्श को डांटने लगी। तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो? वो फालतू का कुछ ज्यादा ही सोच रहे थे। उसी समय प्राची ने अचानक से कहा, मुझे लेट हो रहा है, आगे वाले सिग्नल पर मुझे उतार देना, मैं टैक्सी लेकर घर चली जाऊंगी। इससे पहले कि नक्श कोई जवाब देता, अनिका ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, तुम्हें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? नक्श तुम्हें घर छोड़ देगा। वैसे भी मुझे घर के कुछ काम हैं, सब्जी लेनी है, ग्रोसरीज भी खरीदनी है। ओह गॉड। उसके बाद अनिका नक्श की तरफ मुड़ी और बोली, तुम क्या खाना चाहते हो? आज रात को डिनर में वही बनाऊंगी। ये सुनते ही नक्श शॉक्ड रह गया। उन दोनों की शादी को लगभग 3 साल हो गए थे, लेकिन इससे पहले अनिका ने नक्श के लिए कभी खाना नहीं बनाया था। हाँ, कुछ दिन पहले नक्श की हेल्प जरूर की थी, लेकिन आज जिस तरह से अनिका ने कहा, भाई साहब, नक्श तो कंप्लीटली लॉस्ट हो गया था। नक्श का मूड बहुत अच्छा था, इसलिए उसने अनिका के सजेशन को रिजेक्ट नहीं किया और अपनी कार को सीधा मार्केट की तरफ मोड़ दिया। जो भी खरीदना है खरीद लो और मेरा यही इंतजार करो। नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा, प्राची को छोड़कर मैं तुम्हें यहाँ से पिक कर लूँगा। नक्श की बात सुनकर अनिका ने अपना सर हिलाया। उसने प्राची से कुछ कहा और उसके बाद कार से उतारकर सीधा मार्केट की तरफ चली गई। अब कार में केवल नक्श और प्राची ही मौजूद थे। प्राची को थोड़ा अजीब लग रहा था। जब तक अनिका उसके साथ कार में थी तब तक वो अंदर से काफ़ी रिलैक्स थी, लेकिन अनिका के जाने के बाद प्राची को नक्श से थोड़ा डर लग रहा था। तुम्हें इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई भेड़िया नहीं हूँ जो तुम्हें खा जाऊँगा। नक्श, जो ड्राइव कर रहा था, उसने मुस्कुराते हुआ कहा, मैं नर्वस नहीं हूँ। हालांकि प्राची ने ये कह तो दिया था, लेकिन उसने अपना चेहरा नीचे कर रखा था और उसके दोनों हाथ उसकी स्कर्ट को कसकर पकड़े हुए थे। जब से प्राची को नक्श की असली आइडेंटिटी के बारे में पता चला था, तभी से प्राची के हाव भाव नक्श के प्रति पूरी तरह से बदल गए थे। अब वो नक्श के सामने काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करती थी, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि उसे नक्श से डर लगता था। रियरव्यू मिरर से नक्श ने प्राची की ओर देखा और कहा, जो कुछ भी हमारे बीच पहले हुआ, तुम्हें उस बारे में अब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम और अनिका काफ़ी अच्छे दोस्त हो। तुमने मुझे नीचा इसलिए दिखाया क्योंकि अनिका ने मेरे साथ बहुत सफ़र किया है। आई एम सॉरी, प्राची ने इतनी धीमी आवाज़ में कहा जो सिर्फ उसे ही सुनाई दे सकती थी। मुझे पता है कि तुम अनिका का अच्छा चाहती हो, इसलिए आज मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। भीनी मुस्कान के साथ नक्श ने आगे कहा, बहुत जल्दी मैं सूरत शहर में सबसे बड़ा होटल खोलने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उस होटल की वाइस प्रेसिडेंट बनो। रियली? अचानक से प्राची ने अपना सर ऊपर की ओर उठाया और एक्साइटेड होते हुए नक्श से बोली, ऑफ कोर्स, मैं सच कह रहा हूँ। वैसे भी मेरे पास इतना काम होगा कि मैं हर दिन होटल नहीं आ पाऊंगा, तो मेरी गैर मौजूदगी में तुम सारे डिसीजन ले सकती हो। कैजुअल अंदाज में नक्श ने कहा। कार्तिक के साथ नक्श ने पहले ही सारे अरेंजमेंट्स कर लिए थे।
वो दोनों मिलकर सूरत शहर की होटल इंडस्ट्री की कायापलट करने वाले थे और फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदलने वाले थे। अब चूंकि मैंने तुम्हें हायर कर लिया है तो तुम मुझे डिसअपॉइंट मत करना, और मैं तुम्हें इस इंडस्ट्री रेट से 3 गुना ज़्यादा सैलरी दूंगा। नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूं ना। क्या तुम वाकई में चाहते हो कि मैं वाइस प्रेसिडेंट बनूं? प्राची को ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो कोई सपना देख रही हो। मेरी सिर्फ एक ही कंडीशन है कि तुम्हें मेरी अनिका पर नज़र रखनी होगी। अगर कोई भी मर्द उसके करीब आने की कोशिश करे तो जल्दी से तुम्हें मुझे खबर देनी होगी। सीरियस होते हुए नक्श ने कहा, मैं वादा करती हूँ, इस मिशन में मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक्साइटेड होते हुए प्राची ने कहा। ठीक उसी समय जावेरी परिवार के मैंशन में कल्याणी देवी उदास चेहरे के साथ बैठी हुई थी और उनके आजू बाजू बाकी के परिवार वाले बैठे थे। मैंने सभी को यहाँ पर एक मैटर के बारे में डिस्कस करने के लिए बुलाया है। सीधा मुद्दे पर आते हुए कल्याणी ने कहा, अब जब जावेरी परिवार के 60% शेयर्स अनिका के हाथ में हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है। क्या जावेरी परिवार कभी उठ पाएगा? क्या अनिका अपने परिवार को उठने में मदद करेगी, या फिर अब वो पूरी तरह से नक्श की हो गई हैं? क्या मिस जूली को अंदर ही अंदर नक्श पसंद था? अगर ऐसी बात है तो क्या इस कहानी में अनिका की सौतन आने वाली है? क्या मनिक भाई नक्श और अनिका के डिवोर्स की पहल करेंगे? नक्श की तरफ से कैसा रिएक्शन आएगा जब उसे पता चलेगा कि मिस जूली इज इन लव विथ हिम? जानने के लिए पढ़े इंस्टा एम्पायर ओनली। अगर हमारे चैनल पर आपने टू हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर धन्यवाद। APT2 परिवार बना दुश्मन। जब से राहुल बिंद्रा ने जावेरी परिवार के 60% शेयर्स अनिका के नाम किए थे, उस दिन से कल्याणी का मूड खराब चल रहा था, क्योंकि कल्याणी इस परिवार की मुखिया थी और उसका कंपैरिजन अनिका के साथ कैसे हो सकता था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कल्याणी इस मामले में अब कर भी क्या सकती थी। अनिका के हाथ से वो 60% शेयर्स निकालना आसान नहीं था। कल्याणी की बात सुनकर मैम्बो अंकल सबसे पहले अपनी जगह से उठे और बोले, माँ मुझे लगता है कि अनिका के पास वो एबिलिटी नहीं है कि वो हमारे शेयर्स को कंट्रोल कर सके। मामू सही कह रहे हैं। वैसे भी यह सब किसकी वजह से हुआ है? अनिका के मामा की वजह से। अगर वो नहीं होते तो आज हमारा परिवार ये दिन नहीं देख रहा होता। मुझे तो लगता है कि मामा और भांजी ने मिलकर राहुल बिंद्रा से हाथ मिलाया है अपने फ़ायदे के लिए। लेकिन अनिका भी तो जावेरी परिवार की ही मेंबर हैं। अगर हमारे परिवार के शेयर्स उसके हाथ में हैं तो ये तो अच्छी बात है। एटलीस्ट किसी बाहर वाले के हाथ में तो नहीं है। धीमी आवाज़ में जावेरी परिवार के सभी लोग डिस्कशन करने लगे थे, लेकिन बहुत कम लोग थे जो अनिका का साथ देते हुए नजर आ रहे थे। पास्ट में जो कुछ भी हुआ मुझे उस पर बात नहीं करनी है। मुझे ये बताओ कि क्या तुम लोगों के पास ऐसा कोई तरीका है जिससे अनिका उन शेयर्स को हमें वापस कर दे? ग्लूमी एक्सप्रेशंस के साथ कल्याणी ने कहा। कल्याणी की बात सुनकर जावेरी परिवार के हॉल में सन्नाटा पसर गया था। अचानक से मैम्बो अंकल के दिमाग में एक आइडिया आया और उनकी आंखों में चमक आ गई। एक बार फिर से वो अपनी जगह से उठे और धीमी आवाज में बोले, माँ मेरे पास एक तरीका है, लेकिन मुझे डर है कि आप अग्री नहीं करेंगी। क्या तरीका है तुम्हारे पास? मुझे बताओ। कल्याणी के चेहरे पर भी चमक आ गई। अचानक से उसे महसूस हुआ कि मैम्बो अंकल को इतना प्यार करना, इतना सपोर्ट करना बर्बाद नहीं गया है। भले ही मैम्बो कैसा भी है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उसका दिमाग चलता है और कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाता है। माँ मुझे लगता है कि आपको अनिका से अच्छे से बात करनी चाहिए। प्यार से सब कुछ पॉसिबल है। आप अच्छे से बात करेंगी तो हमें हमारे शेयर्स वापस मिल जाएंगे। ईवल स्माइल के साथ मैम्बो अंकल ने कहा। चलो मान लो कि उसने हमें 20% शेयर्स दे भी दिए, लेकिन बाकी के शेयर्स का क्या? उसके पास फिर भी हमारे 40% शेयर्स रहेंगे। कल्याणी के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रहा था। मैम्बो अंकल ने कहा, माँ आप समझी नहीं, मेरा मतलब यह है कि अनिका को इक्विटी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट पर साइन करना होगा और साइन करने के बाद हम इक्विटी ट्रांसफ़र कॉन्ट्रैक्ट के पीछे एक नया कागज़ का टुकड़ा भी लगा सकते हैं। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सब कुछ संभव है। हालांकि मैम्बो अंकल ने ज़्यादा कुछ समझाने की कोशिश नहीं की, लेकिन वहां मौजूद सभी को समझ आ गया था कि मैम्बो अंकल क्या करना चाहते हैं। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो अब यही एक तरीका है। गहरी सांस लेते हुए कल्याणी के कहा। उसी समय मैम्बो अंकल ने फिर से कहा, माँ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राहुल बिंद्रा ने अनिका को इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट कंपनी दी है। दरअसल इसी वजह से तो मैम्बो अंकल को अनिका से नफरत हो रही थी। खासकर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि राहुल बिंद्रा अनिका के लिए इतना जेनरस क्यों हुआ। मैम्बो अंकल की बात सुनकर कल्याणी की आंखों में पैसों की चमक आ गई थी। अगर कल्याणी के हाथ में वो शेयर्स आ गए तो वो कंपनी भी उसकी हो जाएगी और इससे जावेरी परिवार की ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। 5 दिन बाद भानुशाली ग्रुप के CEO ऑफिस में नक्श टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट्स को देख रहा था। सर आज जैसे ही सुबह का शेयर मार्केट खुलेगा हमारी कंपनी के शेयर्स 200% नीचे गिर जाएंगे। सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सेक्रेटरी नंदिता ने कहा। 200%?
कैसे? ये कैसे हो सकता है? इस सब की शुरुआत कैसे हुई? चौंकते हुए नक्श ने डॉक्यूमेंट्स की ओर देखते हुए कहा, सर 3 दिन पहले किसी ने सूरत शहर की इकोनॉमी पर अटैक किया है। सीरियस होते हुए नंदिता ने कहा। नक्श ने उन डॉक्यूमेंट्स को टेबल पर रखा, उसका चेहरा काफ़ी कठोर हो गया था। इतने कम समय में उन्हें इतने सारे लोग मिल गए जो हंगामा कर सके, यह उनके लिए आसान नहीं हुआ होगा। सर क्या आपको पता है कि क्या हुआ है? सरप्राइज होते हुए नंदिता ने पूछा। जब से नक्श ने भानुशाली ग्रुप को टेक ओवर किया था, उसने कभी भी सीईओ की ड्यूटीज फुलफिल नहीं की थी। हालांकि सेक्रेटरी नंदिता तो सिर्फ एक एम्प्लॉय थी। ये सब बोलने या बताने की उसमें इतनी हिम्मत कहाँ थी? हालांकि सूरत शहर के बड़े बड़े रईस लोगों ने इस मैटर पर इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने लोगों को भेजा, लेकिन किसी को भी सोर्स का पता नहीं चल पाया। नंदिता ने कभी नहीं सोचा था कि नक्श जो पूरे दिन बस वेला बैठा रहता है, उसे इस मैटर के बारे में कुछ पता भी होगा। तुम फर्स्ट फ्लोर पर जाओ और मेरा इंतजार करो, मुझसे मिलने कुछ लोग आने वाले हैं, शांत अंदाज में नक्श ने कहा। जी सर। क्योंकि नक्श ने उसके आगे कुछ नहीं कहा, इसलिए नंदिता में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे कुछ पूछ सके। नंदिता के वहां से जाने के बाद नक्श ने जोर से अपना हाथ टेबल पर मारा और कॉल करने के लिए अपना फ़ोन बाहर निकाला। हेलो नक्श, क्या बात है? फ़ोन के दूसरी तरफ से दर्पण भानुशाली की कड़क आवाज़ सुनाई दी। चाचू, क्योंकि चीज़ें अब इस लेवल पर पहुंच गई हैं तो अब आपको मुझसे और नहीं छुपाना चाहिए, क्यों? सही कहा ना। भले ही बाकी लोगों को उस मैटर के सोर्स के बारे में पता ना हो, लेकिन नक्श को पता ना चले, ऐसा कैसे हो सकता है? 10 सेकंड तक दर्पण खामोश रहा, उसके बाद बोला, हाँ सही कहा, ये सब भानुशाली परिवार ने किया है। क्यों? गरजते हुए नक्श ने पूछा। उसे वाकई में जवाब जानना था। नक्श, क्या तुम्हें नहीं पता? कड़क अंदाज में दर्पण ने कहा, तुम्हारे परफॉर्मेंस से परिवार के सभी लोग नाखुश हैं। सभी को लगता है कि तुम कुछ काम के नहीं हो। तुम्हारे दादाजी को भी लगता है कि तुम सिर्फ दिखावा करना जानते हो, और यह जो तुम्हारी अकड़ है, जिस एटीट्यूड पर तुम पहुंच गए हो, उसे शांत करने के लिए ही यह सब कुछ किया है, जिससे तुम किसी बुरे रास्ते पर ना निकल जाओ। ये सब तुम्हारे लिए अच्छा भी है। चाचू, हाउ कैन यू इवन से दैट? क्या आपको डर नहीं लग रहा है कि मैं एक ही झटके में अपने 800 करोड़ रुपए वापस ले सकता हूं, जो मैंने भानुशाली परिवार को उधार दिए थे? एक बार फिर से नक्श ने कड़क अंदाज में कहा। नक्श, अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो मैं वो तुम्हें अभी ट्रांसफ़र कर सकता हूं। हालांकि अगर तुम 800 करोड़ से भानुशाली ग्रुप को बचाने का सोच रहे हो तो ये यूजलेस हैं। सीरियस होते हुए दर्पण ने कहा, ये तुम्हारे दादाजी का फैसला है। मैं तुम्हें एडवाइस देता हूं कि तुम यहां आओ और अपने परिवार से माफ़ी मांगो, शायद नेगोशिएशन की अभी भी कोई गुंजाइश हो। भानुशाली परिवार का बिजनेस अलग अलग सेक्टर्स में बंटा हुआ था, और नक्श के हाथ में भानुशाली ग्रुप को संभालने की बागडोर सौंपी गई थी। अब क्योंकि नक्श ने अंतिम की शादी में पूरे परिवार के सामने अपना रुतबा दिखाया और डायरेक्टली धमकी दी, तो अब भला मिस्टर यशवर्धन पीछे कैसे रह सकते थे? उन्होंने एक ही झटके में नक्श को बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग कर डाली थी। नक्श ने कोई जवाब नहीं दिया और कॉल कट कर दिया। अपने हाथ की 2 उंगली को लगातार टेबल पर मारते हुए नक्श कुछ सोच रहा था। उसका चेहरा अभी भी कठोर था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से भानुशाली परिवार इतना अमीर कैसे हो गया। कुछ समय पहले पूरा परिवार नक्श के सामने झुका हुआ था और आज पूरा परिवार उठकर नक्श को ही बर्बाद करने चला था। ये कैसे हो सकता है, वो भी इतने कम समय में? कुछ देर सोचने के बाद नक्श ने कार्तिक, हिमानी, आकाश, रविश और बाकी लोगों को कॉल किया। 1 घंटे बाद वो सभी लोग नक्श के ऑफिस पहुंच गए थे। नक्श सर, यह सब क्या चल रहा है? भानुशाली परिवार ने अचानक से शेयर मार्केट और शहर की इकोनॉमी पर अटैक क्यों किया? हिमानी ने पूछने की पहल की। भानुशाली परिवार की ताकत को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि उन्हें शहर की बाकी इंडस्ट्रीज को टेक ओवर करने में कोई दिक्कत होगी। हालांकि वो ये सब इसलिए कर रहे हैं जिससे हमारे शहर की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाए, कार्तिक ने ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ कहा। क्योंकि यह सभी सूरत शहर की जानी मानी हस्तियां थी, इसलिए उन्हें इस मैटर की सीरियसनेस अच्छे से समझ आ रही थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस सब के पीछे की असली वजह क्या है। उसी समय आकाश अपनी जगह से उठा और नक्श की ओर देखते हुए बोला, नक्श सर, क्या वो आपके पीछे पड़े हैं? ये समय उस बारे में बात करने का नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भानुशाली परिवार अपनी पहली चाल चल चुका है, कड़क अंदाज में नक्श ने कहा। ये सुनते ही कार्तिक और बाकी सभी के चेहरों के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। हालांकि वो सभी अमीर थे और उन्हें सूरत के इन्फ्लुएंशियल फिगर्स में गिना जाता था। उनके पास रिसोर्सेज भी काफ़ी पावरफुल थी, लेकिन अगर भानुशाली परिवार के सामने उनका कंपैरिजन किया जाए तो उनके पास रिसोर्सेज उतनी नहीं थी जितनी भानुशाली परिवार के पास थी। इसकी वजह बहुत ही सिंपल है कि भानुशाली परिवार वाकई में बहुत पावरफुल हैं, और उनसे मुकाबला करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होने वाला था। तुम लोगों को इतना पेसिमिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया जिससे हम काउंटर मेजर्स डिस्कस कर सके, सीरियस अंदाज में नक्श ने कहा। नक्श सर, आप सिर्फ इतना बताएं कि हमें क्या करना है।
भले ही कुछ भी हो जाए हम हमारी पूरी ताकत के साथ आपको सपोर्ट करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए रविश ने कहा। कार्तिक, हिमानी और आकाश कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने अग्री करते हुए अपना सर हिलाया। नक्श ने एक पल के लिए सोचा और कहा, हालांकि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ भानुशाली परिवार ही सब कुछ कर सकता है। भले ही उनके पास कितनी ही फोर्स क्यों ना हो, भले ही उनके पास कितना ही सपोर्ट क्यों ना हो, लेकिन हमें सबसे पहले शेयर मार्केट को स्टेबलाइज करना होगा। अगर शेयर मार्केट स्टेबलाइज हो गया तो हम उसके बाद पैसों का तांडव कर सकते हैं। टेबल पर हाथ मारते हुए नक्श ने कहा। नक्श सही कह रहा है, हमें इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम उनके साथ एक बड़ा गेम खेल सकते हैं। भले ही हम मर जाए, लेकिन मरने से पहले हम भानुशाली परिवार को एक सीरियस इंजरी देकर जाएंगे, कार्तिक ने कहा। 1 घंटे बाद सूरत शहर में कुछ शॉकिंग हुआ। सभी की आंखों के सामने भानुशाली ग्रुप सबसे पहले बाहर आया और शेयर मार्केट में 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर डाला। उसके बाद कार्तिक, हिमानी और बाकी सभी ने इस तरीके को फॉलो किया। सभी ने अपने करोड़ों रुपए बाहर निकाले और सूरत शहर के शेयर मार्केट में लगा दिए। एक साथ इतने सारे फंड्स के इन्वेस्टमेंट ने सभी का ध्यान अट्रैक्ट कर दिया था। शाम को जब शेयर मार्केट बंद हुआ तो फाइनली नक्श की पलटन ने उसे स्टेबलाइज कर दिया था। हालांकि कार्तिक और बाकी सभी ने तय किया वो एक साथ आगे बढ़ेंगे और मिलकर भानुशाली ग्रुप के साथ काम करेंगे। उन्होंने सूरत शहर के शेयर मार्केट को बचाने की कसम खाई, भले ही इसकी कीमत में उन्हें अपनी जान ही क्यों ना चुकानी पड़े। उसी रात जावेरी परिवार के मैंशन में, हमारा स्टॉक आज कितना गिर गया है, ग्लूमी एक्सप्रेशंस के साथ कल्याणी ने कहा। दादी, हमारे शेयर 60% नीचे गिर गए हैं, जावेरी परिवार के एक मेंबर ने सीरियस होने हुए कहा। ये सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। आप सभी मुझे बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा जावेरी परिवार खतरे में पड़ जाएगा। कल्याणी के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही थी। इस तरह का फाइनेंशियल वॉर कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं थी जिसे छोटे परिवार बर्दाश्त कर सके। माँ, मेरे पास एक सजेशन है, लेकिन मुझे नहीं पता कि बाकी लोग उस पर अग्री करेंगे या नहीं, धीमी आवाज में मैम्बो अंकल ने कहा। ओह, तो तुम क्या कर सकते हो, सरप्राइज होते हुए कल्याणी ने पूछा। क्या भानुशाली ग्रुप खड़ा नहीं हुआ? क्यों ना हम अपने 50% शेयर्स उन्हें दे देते हैं, एक एक्सक्यूज के तौर पर कि हम भानुशाली ग्रुप के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, धीमी आवाज में मैम्बो अंकल ने कहा। इससे भले ही फाइनल रिजल्ट जो कुछ भी होगा, लेकिन हम हमारी आधी से ज़्यादा स्ट्रेंथ को प्रिजर्व कर पाएंगे। मामू सही कह रहे हैं, हम भानुशाली ग्रुप से मदद मांग सकते हैं, लेकिन वो हमारी रिक्वेस्ट क्यों मानेंगे? मुझे लगता है कि यह तरीका एकदम सही है। आफ्टर ऑल भानुशाली ग्रुप बहुत पावरफुल हैं, हमें अभी भी उन्हें कोऑपरेट करना है। जावेरी परिवार के लोगों के बीच में डिस्कशन शुरू हो गया था। नक्श, जो अनिका के ठीक बाजू में खड़ा था, ये सब सुनकर एकाएक चौंक गया। वो समझ गया था कि मैम्बो अंकल का अल्टीमेट गोल क्या है। अनिका, तुम्हें नवीन का सजेशन कैसा लगा? क्या तुम नवीन की बात से सहमत हो? कल्याणी ने जेंटल होते हुए पूछा। अनिका की तरफ से क्या जवाब आएगा? क्या अनिका सहमत होगी? अगर हाँ तो फिर क्या होगा? क्या जावेरी परिवार यह सब नाटक कर रहा था? क्या जावेरी परिवार को अनिका से वो 60% शेयर्स मिलेंगे, या फिर इस मामले में नक्श बीच में आएगा और मैम्बो अंकल का सारा प्लान खराब करेगा? भानुशाली परिवार ने नक्श के साथ ऐसा क्या किया, और भानुशाली परिवार अचानक से अमीर कैसे हुआ? कौन था इसके पीछे? जानने के लिए पढ़े इंस्टा एम्पायर ओनली ऑन एप 83 यूनिटी इज पावर। मैं क्या ही बोलूं, दादी, ये तो आपका डिसीजन है, अनिका ने कहा, हालांकि उसके चेहरे पर डिसैटिस्फैक्शन दिख रहा था। अब जब जावेरी परिवार के शेयर स्टॉक मार्केट में गिर गए थे और फंड्स पानी की तरह बह रहे थे, तो उन्हें रोकने के कोई तरीका नहीं था। लेकिन मैम्बो अंकल कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर ही लेते हैं। दिमाग तो उनका वाकई में तेज है। ना बादाम की ज़रूरत है और ना ही किसी पिल्स की, सही कहा ना? ठीक है, तो क्योंकि तुम चाहती हो कि तुम्हारी दादी फैसला ले, तो उन्होंने फैसला ले लिया है। अब तुम्हें जावेरी परिवार के 50% शेयर्स देने होंगे, मैम्बो अंकल ने अनिका की ओर देखते हुए कहा। इससे पहले कि अनिका कुछ बोलती, नक्श अपनी जगह से उठा और बोला, मैम्बो अंकल, आप कहना क्या चाहते हैं? और आपको मेरी बीवी से शेयर्स मांगने का हक किसने दिया? जावेरी परिवार के 60% शेयर्स अनिका के हाथ में हैं। अगर वो शेयर्स बाहर नहीं निकालेगी तो फिर कौन निकालेगा? गुस्सैल चेहरे के साथ मैम्बो अंकल ने कहा। अगर वो अपने आप को जावेरी परिवार का मेंबर समझती हैं तो उसे अभी के अभी शेयर्स दे देने चाहिए। ये परिवार की भलाई का मामला है। हाँ, मैम्बो अंकल ठीक कह रहे हैं। वैसे भी वो शेयर्स जावेरी परिवार के हैं, अनिका के नहीं। एक मिनट, तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा? क्या तुम जावेरी परिवार के पार्ट हो? नहीं ना, तो अपना मुंह बंद रखो। जावेरी परिवार के लोग एक एक करके नक्श और अनिका पर बरसने लगे। चुप हो जाओ, कल्याणी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। आयु करना बंद करो। उसके बाद कल्याणी ने फेक स्माइल के साथ अनिका की ओर देखा और बोली, अनिका, ये जावेरी परिवार के सर्वाइवल का मामला है। तुम उन शेयर्स को मुझे क्यों नहीं दे देती?
वैसे भी तुम एक लड़की हो, परिवार के इतने सारे शेयर्स रखकर क्या करोगी? यह क्या बात हुई? मैं अग्री नहीं करता, नक्श ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। क्या कहा तुमने? कल्याणी के चेहरे के हाव भाव पूरी तरह से बदल गए थे। इससे पहले कि नक्श कुछ बोलता, मैम्बो अंकल ने शुरुआत करते हुए कहा, नक्श तुम्हें क्या लगता है, 2-4 रईस लोगों के साथ जान पहचान कर लेने से तुम कोई बड़े आदमी बन गए हो? अगर ऐसी बात है तो क्या तुम उन लोगों से जावेरी परिवार के लिए पैसा ला सकते हो? क्या तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी है? जैसे ही मैम्बो अंकल के मुंह से यह शब्द बाहर आए वैसे ही जावेरी परिवार के बाकी लोग नक्श की बुराई करने लगे। तुम अपनी पूरी जिंदगी यूजलेस ही रहने वाले हो। हमारे जावेरी परिवार में तुम्हें कभी भी बोलने का हक नहीं मिलेगा। तुम्हें हमारे परिवार में आकर एरोगेंस दिखाना है। सपने देखो बेटा, सपने। माँ, मेरी रिसेंटली भानुशाली ग्रुप के सीनियर मेंबर से मुलाकात हुई है। अगर अनिका हमारे शेयर्स बाहर निकालती हैं तो मेरे पास उन शेयर्स को भानुशाली ग्रुप तक पहुंचाने का एक तरीका है। जब क्राइसिस खत्म हो जाएगा तो हम खरीदे गए शेयर्स का इस्तेमाल शेयर्स के बदले में करेंगे। प्राउड फील करते हुए मैम्बो अंकल ने कहा। लेकिन बाद में हम उन शेयर्स को बांटेंगे कैसे? नक्श ने चिल्लाते हुए पूछा। ये सुनकर जावेरी परिवार के सभी लोग चुप हो गए। हॉल में सन्नाटा पसर गया। कल्याणी के एक्सप्रेशन देखकर साफ पता चल रहा था कि वो खुश नहीं हैं। हालांकि अनिका कुछ कहना चाहती थी, उसने कई बार अपना मुंह भी चलाया, लेकिन उससे कुछ भी बोला नहीं गया। मेरी माँ इस परिवार की मुखिया हैं। ऑफकोर्स वो शेयर्स मेरी माँ के पास ही जाएंगे, मैम्बो अंकल ने साधारण तरीके से कहा। मैम्बो अंकल, आप तो वाकई में शेमलेस इंसान हैं, नक्श ने चिल्लाते हुए कहा। तेरी यह हिम्मत! मैम्बो अंकल के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए थे। तूने जो कहा उसके हिसाब से अनिका उन शेयर्स को बाहर नहीं निकाल रही हैं। अभी नक्श कुछ कहने ही वाला था कि तभी अनिका ने उसके शर्ट को खींचा और उसे चुप रहने का संकेत दिया। अनिका, तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? कड़क अंदाज में कल्याणी ने पूछा। दादी, अगर आपको लगता है कि यह सही है तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अपनी ड्रेस के एक हिस्से को कसकर पकड़ते हुए अनिका ने कहा। ये सुनते ही कल्याणी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। मैम्बो अंकल का भी मूड अच्छा हो गया और उनकी आंखों में घमंड की चमक दिखाई देने लगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, नक्श ने एक बार फिर जोर से चिल्लाते हुए कहा। क्या कहा तुमने? कल्याणी ने गुस्से की नज़र से नक्श की ओर देखा। अगर हमें एक्सचेंज के बदले अपने शेयर्स का इस्तेमाल करना है तो दादी, आपके पास भी तो 40% शेयर्स हैं। आप 20% निकालिए, मेरी बीवी 30% देगी और जब ये क्राइसिस रिजॉल्व हो जाएगा तो ये शेयर्स फिर से अपने अपने रिस्पेक्टिव ओनर्स के हो जाएंगे। हो गया ना 50% शेयर्स का कैलकुलेशन? कड़क आवाज में नक्श ने कहा। तुम्हारी यह हिम्मत! कल्याणी ने जोर से अपना हाथ टेबल पर मारा। तुम्हें यहाँ पर बोलने का हक किसने दिया? दफा हो जाओ यहाँ से। ये बोलते हुए कल्याणी नक्श को घूरने लगी थी। ये दूसरी बार था जब नक्श ने सभी के सामने कल्याणी की बात का विरोध किया, उसके ऑर्डर को इग्नोर किया। अगर इस बार भी कल्याणी ने नक्श को सबक नहीं सिखाया तो परिवार में उसकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। उसी समय नक्श ने हंसते हुए कहा, वाह, ये तो बहुत ही ज़्यादा फनी है। तुम्हें किस बात पर हंसी आ रही है? ग्लूमी एक्सप्रेशंस के साथ कल्याणी ने कहा। मुझे जावेरी परिवार पर हंसी आ रही हैं। आखिरकार आपको एक परिवार माना जाता है, लेकिन आप इतनी डेस्परेट कैसे हो सकती हैं? नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा। इससे पहले आप मेरी बीवी को अशरफ अली के शेयर्स के बदले एक्सचेंज करना चाहते थे। अब जब शेयर्स उसके हाथ में आ गए हैं तो अब तरह तरह की चाल चलते हुए आप चाहती हैं कि वो उन शेयर्स को बाहर निकाले। ये सब फनी नहीं है तो और क्या है? जैसे ही नक्श के मुंह से यह शब्द बाहर आए वैसे ही जावेरी परिवार के सभी लोगों के एक्सप्रेशंस ग्लूमी हो गए। हालांकि किसी ने भी नक्श से उलझने की गलती नहीं की, करते भी कैसे? आखिर नक्श सच जो बोल रहा था। बदतमीज कोई, इसे हमारे घर से धक्के मारकर बाहर निकालो, कल्याणी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। आपको लगता है कि इन लोगों में मुझे छूने की हिम्मत है? नक्श ने अपने आजू बाजू खड़े लोगों को देखते हुए शांत अंदाज में कहा। नक्श सही था। कल्याणी के बर्थडे पर जो हुआ था वो जावेरी परिवार के लोग, खासकर मैम्बो अंकल, अभी तक नहीं भूल पाए थे। जबान चलाने में और हाथ चलाने में बहुत फर्क होता है और हाथ चलाने के मामले में पूरे जावेरी परिवार में नक्श को लेकर दहशत थी, दहशत। ठीक है नक्श, अनिका अचानक से अपनी जगह से उठी और नक्श का हाथ पकड़ते हुए बोली। दादी, बहुत लेट हो गया है, हम चलते हैं। अगर आपको कुछ और कहना है तो हम कल बात करेंगे। उसके बाद अनिका ने नक्श को खींचा और वो दोनों जावेरी परिवार के मैंशन से बाहर चले गए। मैम्बो अंकल कुछ कहना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कल्याणी ने भी अनिका और नक्श को जाने से नहीं रोका तो उन्होंने अपने मुंह को शांत रखा। आफ्टर ऑल, जावेरी परिवार की सबसे बड़ी ताकत अभी अनिका के हाथ में थी। अनिका से और उलझने का कोई फायदा नहीं था। अनिका, मैं तुम्हें और तुम्हारे उस बेकार पति को कुछ समय के लिए घमंड करने दूंगा, लेकिन जिस दिन तुम अपने शेयर्स खो दोगी उस दिन मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा, मैम्बो अंकल ने मन ही मन अपने आप से कहा। उसी समय नक्श और अनिका दोनों कार में बैठ गए थे, लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब नक्श ऑफिस पहुंचा तो सेक्रेटरी नंदिता आधे घंटे से उसका इंतजार कर रही थी।
शेयर मार्केट का क्या हाल है? वरीड होते हुए नक्श ने पूछा। भानुशाली ग्रुप उसके हाथ में शतरंज का एक मोहरा था, वो फ्यूचर में उसके बहुत काम आएगा। इतनी आसानी से वो भानुशाली ग्रुप को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता था। सर, हायर मैनेजमेंट का पूरा स्टाफ आपके साथ मीटिंग करना चाहता है। नंदिता ने नक्श के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन नक्श उसके सीरियस एक्सप्रेशन देखकर समझ गया था कि सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है। पूर्णविराम। ठीक है, आधे घंटे में उन सभी को मीटिंग रूम में आने के लिए कहो, धीमी आवाज में नक्श ने कहा। उसके बाद नक्श ने अपने कंप्यूटर पर भानुशाली ग्रुप के शेयर्स की सिचुएशन चेक की। शेयर मार्केट के ओपन होते ही उनके शेयर्स की प्राइस 10% नीचे गिर गई थी। अब तक सैकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान हो गया था। नक्श को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऐसी कौन सी ताकत की गोली खाए जिससे शेयर मार्केट स्टेबलाइज हो जाए? ऑफकोर्स ऐसी कोई भी गोली मार्केट में अवेलेबल नहीं है। पूर्णविराम। तभी अचानक से नक्श का फोन बजा। कहिए ऑफिसर अवंतिका, आज आपने मुझे कैसे याद किया? कॉल उठाते ही नक्श ने कहा। नक्श, क्या तुम्हें पता है दयाशंकर जेल से भाग गया है। अब वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, हमें और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अवंतिका की आवाज में टेंशन साफ झलक रही थी। नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? तो अब हमें क्या करना चाहिए? नक्श ने अवंतिका को कुछ दिन पहले मिस जूली के घर हुए हादसे के बारे में बताना जरूरी नहीं समझा। वैसे भी उस दिन उसके साथ बहुत कुछ हुआ था और उन पलों को वो फिर से याद करके एम्बैरेस्ड नहीं होना चाहता था। वैसे तो हमने पूरे सूरत में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं, लेकिन उसे दुश्मनी सूरत की जनता से नहीं बल्कि हमसे हैं। खासकर तुमसे, क्योंकि तुम ही ने तो उसे पुलिस के हवाले किया था। ये सुनते ही नक्श के दिमाग में उस दिन का वो सीन दौड़ने लगा जब नकली एंटीडोट मिलने के बाद दयाशंकर बादशाह बोलते हुए नक्श के सामने झुका था। ये सब सोचते ही नक्श के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उसे अपने दिमाग पर काफ़ी प्राउड फील हो रहा था और एक पल के लिए वो शेयर मार्केट वाले क्राइसिस को लगभग भूल ही गया था। 1 घंटे में मुझे एसीबी बैंक में आकर मिलो, ये बहुत ही सीरियस मैटर है और मुझे इस बारे में तुमसे डिटेल में बात करनी है। अवंतिका ने नक्श के जवाब का इंतजार नहीं किया और अपनी बात कहने के बाद कॉल कट कर दिया। उसी समय सेक्रेटरी नंदिता फिर से नक्श के केबिन में आई और बोली, सर, हायर मैनेजमेंट का सारा स्टाफ कॉन्फ्रेंस रूम में आपका इंतजार कर रहा है। नक्श ने अपना सर हिलाया और ब्लेजर पहनकर अपने केबिन से बाहर निकल गया। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि नक्श ने जब से सीईओ के रूप में भानुशाली ग्रुप ज्वाइन किया है, आज पहली बार वो कोई हाई लेवल मीटिंग कर रहा था, इसलिए ज़्यादातर लोगों के मन में नक्श का इंप्रेशन कुछ खास नहीं था। सर, हम और लड़ाई नहीं कर सकते हैं। इतना सब कुछ खोने के बाद अगर हम जीत भी गए तो उसका फ़ायदा ही क्या होगा? इतने सारे नुकसान की भरपाई कैसे होगी? हायर मैनेजमेंट के एक स्टाफ मेंबर ने अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए कहा। सर, यह सही कह रहे हैं। स्टबर्न होते हुए रेजिस्ट करना कोई सही चॉइस नहीं है। इससे हमें नुकसान ही नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं। मुझे लगता है कि हमें गो विद द फ्लो वाली टेक्निक के साथ चलना चाहिए और अपनी ताकत बचाकर रखनी चाहिए। क्या वो हमारे शेयर्स नहीं लेना चाहते हैं? तो फिर हम उन्हें ऐसा करने देते हैं। नक्श चुपचाप चेयर पर बैठकर हायर मैनेजमेंट का डिस्कशन सुन रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी हाव भाव नहीं थे। फाइनली नक्श ने उन 3 लोगों को बारी बारी से देखा जिन्होंने अपनी राय सामने रखी और उसके बाद धीमी आवाज में बोला, हो गया तुम सबका। सर, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें अब और लड़ाई नहीं करनी चाहिए, रेजिस्टेंस से कुछ नहीं होगा। एक अधेड़ आदमी ने फर्म होते हुए कहा। मुझे नहीं पता कि इस तरह से रिएक्ट करने के लिए भानुशाली परिवार ने तुम लोगों को कितना पैसा दिया है, शांत रहते हुए नक्श ने कहा, और यह बोलते ही पूरे मीटिंग रूम में सन्नाटा पसर गया था। तुरंत ही नक्श अपनी चेयर से उठा और बोला, मैं आज की इस मीटिंग में आप लोगों को कुछ बताने आया हूं, लेकिन उससे पहले अगर किसी को लगता है भानुशाली परिवार से लड़ाई करना गलती है तो वो यहां से जा सकता है। नक्श के चेहरे पर शिकन के कोई बादल नहीं थे, जैसे मानो उसे भानुशाली परिवार से कोई डर ना हो। ये देखकर सभी को ताज्जुब हुआ, क्योंकि भानुशाली परिवार से उलझना किसी के लिए भी आसान नहीं था। हम क्यों पीछे हटे? हमने ऐसी क्या गलती की? भानुशाली परिवार को किसने हक दिया कि वो सूरत शहर की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय करे? क्या सूरत शहर को सिर्फ वही चलाते हैं? इतना घमंड किस बात का? इस शहर में छोटे से बड़ा हर बिजनेसमैन रहता है। एक सब्जी वाले से लेकर फैक्ट्री वाले तक सब बिजनेसमैन हैं। बाजार में सबका पैसा है और अपने पैसे पर सबका हक है। मैं उन्हें सबका हक मारने नहीं दूंगा। वाह! नक्श की स्पीच सुनकर सभी के होश उड़ गए थे। किसी ने सोचा नहीं था कि नक्श बाहर वालों के लिए भी इतना सोचता है। ऊपर से नक्श की यह पहली मीटिंग थी, उसने तो झंडे गाड़ दिए थे। क्या नक्श की स्पीच सुनकर भानुशाली ग्रुप पूरा एक हो जाएगा? क्या उनकी यूनिटी भानुशाली परिवार को हरा पाएगी? अगर हाँ, तो यह मुमकिन कैसे होगा? अवंतिका और नक्श की मुलाकात में क्या होने वाला था? क्या वहां पर भी कोई कांड होगा? क्या अनिका वो 60% शेयर्स कल्याणी को देगी, या फिर नक्श की गणित का इस्तेमाल करते हुए वो 30 और 20 का कॉम्बिनेशन रखेगी? कल्याणी का अगला दांव क्या होगा? जानने के लिए पढ़े इंस्टर एम्पायर ओनली ऑन पॉकेट नॉवल। AP84 आ गए लुटेरे। शॉक्ड होते हुए सभी नक्श को ही देख रहे थे।
नक्श के इम्पोजिंग ऑरा ने सभी का मुंह बंद करवा दिया था। अब किसी के भी मन में कोई सवाल नहीं था। ठीक है, तो अब क्योंकि किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो आप सभी अपने अपने काम पर जा सकते हैं। अचानक से नक्श ने अपना सर घुमाया और सेक्रेटरी नंदिता की ओर देखते हुए बोला, तुम्हें कंपनी से जितना भी फंड चाहिए तुम ट्रांसफ़र कर सकती हो। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जितना हो सके उतना शेयर मार्केट को स्टेबलाइज रखने की कोशिश करो। ये बोलने के बाद नक्श अपनी जगह से उठा और कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चला गया। उसके बाद नक्श सीधा एसीबी बैंक के लिए निकल गया क्योंकि सूरत शहर की इकोनॉमी पर गहरा असर पड़ा था, इसलिए सभी लोगों को अपनी सेविंग्स को लेकर काफ़ी चिंता थी और सभी अपना पैसा निकालने के लिए भारी संख्या में बैंक पहुंच गए थे। पूर्णविराम। ऑफिसर अवंतिका की आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हुए नक्श के कदम सीधा वीआईपी काउंटर्स की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी बैंक की एक स्टाफ मेंबर ने नक्श को रोक दिया। हेलो सर, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? मुस्कुराते हुए उस लड़की ने कहा। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नक्श ने कहा। दरअसल मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। नक्श के कपड़ों को देखकर उस लड़की को लगा कि नक्श कोई आम वर्कर हैं और एक वर्कर का वीआईपी एरिया में जाना रिस्ट्रिक्टेड है, वो उस एरिया में जाने लायक नहीं है। सॉरी सर, यह हमारे बैंक का वीआईपी एरिया है, यहाँ पर आना किसी को भी अलाउड नहीं है। अगर आप किसी को ढूंढ रहे हैं तो आप दरवाजे पर जाकर उनका इंतजार कर सकते हैं, उस लड़की ने कड़क अंदाज में कहा। ठीक है, तो मैं कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर लेता हूँ, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? नक्श ने कहा। सर, अगर आपको बिजनेस ट्रांजैक्शंस करने हैं तो आप नॉर्मल कस्टमर एरिया में जा सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि यह वीआईपी एरिया है, मुस्कुराते हुए उस लड़की ने कहा। उस लड़की ने मन ही मन सोचा, वीआईपी कस्टमर एरिया में वो लोग आते हैं जिनके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अमाउंट होता है, और यह हमारे बैंक के साथ क्या बिजनेस करेगा? इसे देखकर तो लग रहा है कि इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हज़ार रुपये होंगे। क्या मैं कुछ पैसा विदड्रॉ कर सकता हूँ? हेल्पलेस फील करते हुए नक्श ने कहा। आप हॉल में लगी एटीएम मशीन से पैसा निकाल सकते हैं, अम्पेशेंट होते हुए उस लड़की ने कहा। वो अब नक्श के साथ अपना ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उस लड़की की बात सुनकर नक्श चौंक गया। नक्श ने ऐसा ट्रीटमेंट मिलने की उम्मीद नहीं की थी। उसने सोचा था कि वो बहुत हैंडसम है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग उसे परेशान करने चले आते हैं। ठीक है, तो मैं यही खड़े रहकर इंतजार करूंगा, अब तो ठीक है ना? गहरी सांस लेते हुए नक्श ने कहा। नो सर, यह वीआईपी एरिया है, आपके यहाँ खड़े रहने से वीआईपी लोगों को दिक्कत होगी, नफरत के साथ उस लड़की ने कहा। प्लीज़ आप मेरा समय बर्बाद ना करें और यहाँ से चले जाए। उस लड़की की तेज और तीखी आवाज़ ने कई लोगों का ध्यान उनकी तरफ अट्रैक्ट किया। यह आदमी एसीबी बैंक में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। इतना गरीब है लेकिन फिर भी उसे वीआईपी एरिया में जाना है। गहरी सांस लेते हुए नक्श ने एक बार फिर से उस लड़की से कहा, यह करने के लिए तुमने मुझे फोर्स किया है, मुझे मेरा पैसा चाहिए, इस बैंक से मुझे बिजनेस करना ही नहीं चाहिए था। आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हैं? मैं आपको बोल चुकी हूं कि अगर आपको पैसा निकालना है तो लॉबी में बहुत सारी एटीएम मशीन्स हैं, आपका जितना मन करे उतना निकालिए, पूरा निकाल लीजिए। अम्पेशेंट होते हुए उस लड़की ने आगे कहा। अगर आपने मुझे तंग करना बंद नहीं किया तो मुझे सिक्योरिटी वालों को बुलाकर आपको बाहर निकलवाना होगा। मुझे अपने 15 करोड़ रुपये निकालने हैं, वो भी कैश। मुझे नहीं लगता कि आपके बैंक की एटीएम मशीन्स एक साथ इतना रुपया मुझे बाहर निकाल कर दे सकती हैं हम। ये बोलते हुए नक्श ने अपना बैंक कार्ड निकाला और उस लड़की के हाथ में थमा दिया। मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया? ये लड़का कह रहा है कि उसे 15 करोड़ कैश विदड्रॉ करना है। कसम से पागल हैं। अचानक से बैंक में मौजूद भीड़ ने नक्श का मजाक बनाना शुरू कर दिया। उस लड़की ने मुंह बनाते हुए नक्श के बैंक कार्ड को देखा। उस कार्ड पर किसी का भी नाम नहीं लिखा था। वो लड़की उस बैंक कार्ड को फेंकने ही वाली थी कि तभी बैंक का मैनेजर वहां आ पहुंचा। जब उसकी नज़र नक्श के ब्लैक कार्ड पर पड़ी तो वो इतना ज़्यादा डर गया कि उसके दोनों पैर कांपने लगे थे। पूर्णविराम। क्या चल रहा है यहाँ पर? तुरंत ही मैनेजर उस लड़की के सामने आया और कड़क अंदाज में बोला, सर, यह आदमी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये बोलने के बाद उस लड़की ने नक्श को नफरत की नज़र से देखा। ब्लैक कार्ड। मैनेजर इतना ज़्यादा गुस्सा था कि उसने हंसते हुए कहा, पता नहीं मैंने तुम जैसे बेवकूफ़ों को अपने बैंक में क्यों रख रखा है। ये ब्लैक कार्ड है, पूरे सूरत शहर में ये किसी के पास नहीं है। जैसे ही मैनेजर के मुंह से यह शब्द बाहर आए वैसे ही भीड़ में मौजूद लोगों के तोते उड़ गए। अपने मैनेजर की बात सुनकर उस लड़की के एक्सप्रेशंस भी ऑकवर्ड हो गए थे। पूर्णविराम। सर, क्या आप सच कह रहे हैं? आपने तो कार्ड भी चेक नहीं किया, उतरे हुए चेहरे के साथ उस लड़की ने कहा। नॉनसेंस, मैं तुम्हारा बॉस हूं या तुम मेरी बॉस हो? बड़ी आई मुझे सिखाने। ये बोलते हुए मैनेजर ने उस लड़की के हाथ से वो कार्ड लिया और नक्श की तरफ बढ़ने लगा। पूरी इज्जत के साथ उसने नक्श के कार्ड को अपने दोनों हाथों से पकड़ रखा था। हेलो सर, मेरा नाम राजीव तोशनीवाल है, मैं इस बैंक का मैनेजर हूँ। मैं किस प्रकार से आपकी मदद कर सकता हूँ? आपको सर्व करना मेरा सौभाग्य होगा। राजीव ने पूरी कोशिश की अपनी आवाज़ को नॉर्मल रखने की। अंदर ही अंदर वो काफ़ी डर रहा था। राजीव को इस इंडस्ट्री में काम करते हुए करीब 20 साल हो गए थे।
लेकिन इससे पहले उसने अपनी लाइफ में कभी ब्लैक कार्ड नहीं देखा था, सिर्फ उसके बारे में सुना था। सर्विस की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मुझे थोड़ा पैसा विथड्रॉ करना है। मुस्कुराते हुए नक्श उस लड़की की तरफ बढ़ा और बोला, क्या तुम्हें लगता है कि अब मैं यहाँ खड़े रहने के लायक हूँ? ये सुनते ही उस लड़की का डेलिकेट शरीर थर थर कांपने लगा। उसके पैर इतने कमज़ोर पड़ गए कि वो लगभग नक्श के सामने अपने घुटने टेक चुकी थी। आई एम सॉरी सर, नक्श के सामने झुकते हुए उस लड़की ने कहा। उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो अभी रो पड़ेगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी ब्लैक कार्ड वाले क्लाइंट को ऑफेंड करेगी। सर प्लीज़ इसकी गलती पर माइंड मत कीजिए, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे बोलिए, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। राजीव ने नक्श के सामने झुकते हुए कहा, मैं आपको बता चुका हूं कि मुझे पैसा विथड्रॉ करना है और कितना विथड्रॉ है वो भी मैं पहले बता चुका हूं। धीमी आवाज में नक्श ने कहा, ये काम इसे करने दो। ठीक है सर, पूरी इज्जत के साथ राजीव ने कहा। उसके बाद राजीव पीछे मुड़ा और उस लड़की को कड़क आवाज में डांटते हुए बोला, अब यहाँ पर खड़ी क्यों हो? जाकर सर के ऑर्डर्स फॉलो क्यों नहीं करती? यस सर। अपने माथे से पसीना पोंछते हुए वो लड़की तुरंत ही पीछे मुड़ी और कैशियर के केबिन की तरफ बढ़ने लगी। सर प्लीज़ आप प्राइवेट रूम में बैठकर थोड़ा इंतजार कीजिए, पूरी इज्जत से राजीव ने कहा। वहां मौजूद सभी का एटीट्यूड पहले से काफ़ी बदल गया था। सभी शॉक थे और कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। पूर्णविराम। प्राइवेट रूम में जाने के बाद नक्श सोफे पर आराम से बैठ गया और अपनी टांगें फैला दी। नक्श को कंपनी देने के लिए राजीव भी वहां मौजूद था, जो नक्श के लिए खास दार्जिलिंग चाय बना रहा था। थोड़ी ही देर में पसीने से भरी वो लड़की अपने दोनों हाथ में बैग लेकर प्राइवेट रूम में आई। उसके कंधे पर भी एक बैग लटका हुआ था, जिस वजह से उसके शरीर का पोस्चर पूरा बिगड़ गया था। सर यह रहे आपके 15 करोड़ जो आपको चाहिए थे, डरते हुए उस लड़की ने कहा। अपनी गलती को याद करते हुए उस लड़की में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो नक्श से आंखें मिला सके। उसने अपना चेहरा नीचे कर रखा था। मुझे इतने पैसों की अभी ज़रूरत नहीं है, बस इसमें से 50,000 निकालो और बाकी का वापस मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दो, दार्जिलिंग चाय का आनंद लेते हुए नक्श ने कहा। जी सर। वो लड़की समझ गई थी कि यह सब नक्श ने किसी पर्पस के लिए किया है, लेकिन अब कुछ भी बोलने की उसमें हिम्मत कहाँ थी। उसे जो कहा गया बस उसे वो ईमानदारी से करना था। चाय पीने के बाद राजीव और उस लड़की ने नक्श को एस्कॉर्ट किया और वो 50,000 रुपये लेकर प्राइवेट रूम से बाहर निकल गया। तभी ऑफिसर अवंतिका की नज़र नक्श पर पड़ी। नक्श तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे आपने ही तो मुझे बैंक आने के लिए कहा था, भूल गई क्या? सोचा बैंक में हूँ तो थोड़ा पैसा विथड्रॉ कर लेता हूँ, नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा। अवंतिका ने धीरे से अपना सर हिलाया, लेकिन जब उसने देखा कि नक्श वीआईपी काउंटर से बाहर निकला तो उसकी आंखों में अचानक से डाउट के बादल छा गए थे। पूर्णविराम। लेकिन तुमने वीआईपी काउंटर से पैसे विथड्रॉ कैसे किए? अवंतिका ने नक्श की आंखों में देखते हुए कहा। हालांकि अवंतिका भी बैंक से पैसा निकालने ही आई थी और भले ही वो पुलिस वाली थी, लेकिन उसका सारा काम तो ऑर्डिनरी काउंटर पर ही होता था। अवंतिका को बहुत अच्छे से याद था कि इस बैंक में वीआईपी काउंटर का इस्तेमाल सिर्फ वही कस्टमर्स कर सकते हैं जिनके अकाउंट में 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा का अमाउंट हो। तो क्या नक्श के पास करोड़ों रुपये हैं? ऐसा है तो वो फिर किस एंगल से यूजलेस हैं? ऐसा ही कुछ अवंतिका के दिमाग में भी चल रहा था। शायद जब बैंक ने देखा होगा कि पैसा निकालने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो उन्होंने अपने रूल्स हटा दिए होंगे। नाक रगड़ते हुए नक्श ने कहा, वैसे यह उन लोगों की तरह नहीं है जो मेरा मजाक बनाए। अवंतिका तुरंत ही समझ गई कि नक्श क्या कहने की कोशिश कर रहा है। उसका चेहरा एकाएक ऑकवर्ड हो गया था। नक्श गलत मत समझो, अलंकार ने वो सब जानबूझकर नहीं किया। इससे पहले कि अवंतिका आगे कुछ बोलती नक्श ने हाथ दिखाते हुए उसे रोका और कहा, छोड़ो ये सब, क्या तुमने ये सब डिस्कस करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? नहीं ना, तो चलो क्यों ना हम किसी शांत जगह पर चलकर बात करें। उसी समय अचानक से बैंक का अलार्म बजने लगा। भागो भागो सभी भागो, रॉबर्स आ गए हैं। जैसे ही नक्श ने अपनी बात खत्म की वैसे ही बैंक के दरवाजे पर काले कपड़ों में 5 लुटेरे खड़े थे। उन सभी ने अपना मुंह मास्क से ढक रखा था। बैंक के चारों सिक्योरिटी गार्ड उनके कब्जे में थे। तुरंत ही एक लुटेरे ने हवा में फायरिंग की और बोला, सभी शांत हो जाओ, अगर सब शांत रहेंगे तो हम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सभी लोग दोनों हाथों को फोल्ड करके अपने सर के पीछे रखे और चुपचाप जमीन पर बैठ जाए, लेकिन उससे पहले जिसके पास जो भी कीमती सामान है उसे बाहर निकाल दिया जाए, निडर होते हुए एक लुटेरे ने कहा। जो बोला है उसे शांति से करो वरना सभी को गोली मार दूंगा, लुटेरों के लीडर ने चिल्लाते हुए कहा। इस सिचुएशन में वहां मौजूद सभी लोग शॉक थे। पूर्णविराम। हालांकि ऑफिसर अवंतिका के दिमाग में इंसाफ की चिंगारी दौड़ रही थी, लेकिन वहां पर कई सारे लुटेरे थे और अकेले अवंतिका कुछ भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से बैंक में इतने सारे इनोसेंट लोग भी थे। ऐसे में कुछ भी करना बेहद खतरनाक हो सकता था, इसलिए जैसा उस लुटेरे ने कहा अवंतिका ने वैसा ही किया और घुटने टेकते हुए जमीन पर बैठ गई। इन लोगों की हिम्मत तो देखो, दिन के उजाले में ही बैंक लूटने चले आए, अवंतिका ने गुस्से से कहा। अगर ये लोग रात को आते तो उन्हें लूटने के लिए कुछ भी नहीं मिलता ना, नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा।
यहाँ इतना सीरियस कांड हो गया है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अवंतिका ने चौंकते हुए नक्श से कहा। तो हम कर भी क्या सकते हैं? नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों ना हम दोनों जाकर यह सब होने से रोके। पागल हो गए हो क्या? ये लोग दिन में बैंक लूटने आए हैं, इसका मतलब सारी प्लानिंग और प्रेपरेशंस पहले से ही हो रखी हैं। शायद बैंक के बाहर भी इनके कुछ लोग खड़े होंगे। अवंतिका ने अपनी आंखों को इधर उधर घुमाते हुए कहा, यहाँ पर बहुत सारे इनोसेंट लोग हैं, अगर हमने लड़ाई करने की कोशिश की तो उन्हें चोट पहुंच सकती है। हमें अच्छे मौके का इंतजार करना चाहिए। क्या होगा आगे? क्या नक्श और अवंतिका बैंक को लूटने से बचा पाएंगे? क्या उन दोनों को फाइट करने का मौका मिलेगा, या फिर इस बार नक्श कोई गलती कर बैठेगा? क्या इसके अंजाम बुरे होने वाले थे? अगर फाइट हुई तो क्या नक्श की ताकत सभी को पीछे खदेड़ देगी, या फिर नक्श की ताकत कुछ काम ही नहीं आएगी? नक्श कब तक शेयर मार्केट को स्टेबलाइज कर पाएगा? क्या होगा भानुशाली ग्रुप का? जानने के लिए पढ़े इंस्टा एम्पायर ओनली ऑन पॉकेट नॉवल। AP85 नक्श को लगी गोली। अवंतिका की बात सुनकर नक्श ने अग्री करते हुए अपना सर हिलाया। इनफैक्ट वो उन रॉबर्स को रोकना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि अवंतिका अपनी असली आइडेंटिटी डिस्क्लोज करते हुए उनके सामने जाकर खड़ी हो जाएगी, जैसा उसने पहले उन खुदाई चोरों के सामने किया था। उसी समय उन रॉबर्स के लीडर ने एक बैंक स्टाफ के सर पर बंदूक रखते हुए कहा, तुम लोग कोऑपरेट करो वरना मौत का मातम इस आदमी से शुरू हो जाएगा। जल्दी से हमें 50 करोड़ रुपये ला कर दो, और हाँ, हमें वो पैसा सीरियल नंबर में नहीं चाहिए। हमारे बैंक के पास अभी इतना सारा पैसा नहीं है। ये बोलते हुए राजीव का चेहरा पूरा पीला पड़ चुका था। जैसे ही राजीव के मुंह से यह शब्द बाहर आए, वैसे ही उस लीडर ने राजीव के पैर में गोली मार दी। दर्द के मारे छटपटाते हुए राजीव जमीन पर गिर गया और अपने पैर को पकड़कर दर्द के मारे रोने लगा। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, मुझे अभी 50 करोड़ रुपये कैश चाहिए। उस लीडर ने राजीव के सर पर बंदूक तानी और निडर होते हुए कहा। ये सीन देखकर ज़्यादातर सभी लोग इतना ज़्यादा डर गए थे कि उनका शरीर कांपने लगा था। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे कस्टमर्स ने हमारे बैंक से पैसा निकाला है। बहुत सारी कंपनीज ने अपने फंड्स हमारे बैंक से स्टॉक मार्केट में डाल दिए हैं। हमारे पास 50 करोड़ रुपये नहीं हैं। दांत पीसते हुए राजीव ने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। जमीन पर थूकते हुए उस लीडर ने कहा। अभी वो लीडर ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी अचानक से अवंतिका उठी और बाहर निकलते हुए बोली, साले कमीने, तेरी यह हिम्मत कि तू दिन के उजाले में क्राइम काम कर रहा है। मैं एक पुलिस वाली हूँ। बेहतर होगा कि तू अपना हथियार फेंक और सरेंडर कर। नक्श, जो अपने दोनों हाथ पीछे करके जमीन पर बैठा था, शॉक्ड होते हुए अवंतिका को देखने लगा। एक पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि यह सब क्या हो गया। इस लड़की के साथ कुछ गड़बड़ है क्या, या फिर यह खुद पागल हैं? अभी हमने डिसाइड किया था कि हम सही मौके का इंतजार करेंगे, तो फिर यह सब क्या है? नक्श ने मन ही मन सोचा। उसी समय वहां मौजूद सभी रॉबर्स की आंखें अवंतिका पर जाकर टिक गई। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सूरत शहर में इतनी खूबसूरत पुलिस वाली भी हैं, वरना मैं तो रोज कोई ना कोई क्राइम कर बैठता। हा 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 हा, लीडर ने जोर से हंसते हुए कहा। सरदार, मैं भी पूरे गुजरात में ना जाने कितने पुलिस स्टेशन के चक्कर काट चुका हूँ। 2-4 दिन सभी का मेहमान भी रहा हूँ, लेकिन इतनी खूबसूरत पुलिस वाली तो मैंने भी कहीं नहीं देखी। दूसरे रॉबर ने कहा। मैडम, आप बहुत खूबसूरत हैं और हम अच्छे सिटीजन्स हैं। आपके कहने पर हम हथियार डाल भी देंगे, लेकिन क्या उसके बाद आप हमें अकम्पनी करेंगी? एक रॉबर जो अवंतिका से ज़्यादा दूर नहीं था, उसने अवंतिका के कर्वी फिगर को देखा और उसकी आंखों में अलग ही लेवल का डिज़ायर आ गया था। सोच समझ के बोलो जो भी बोल रहे हो, वरना मैं तुम लोगों को साथ बिल्कुल भी पोलाइट नहीं रहूंगी, अवंतिका ने गुस्से से कहा। ओह माय गॉड, इस लड़की में बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। एक तो अकेली है, ऊपर से उसके पास गन भी नहीं है। वो लोग उसकी बात क्यों सुनेंगे? नक्श ने मन ही मन सोचा। उसी समय उस बेखौफ लुटेरे लीडर ने फिर से कहा, तुम दोनों जाओ और मैडम को बांधकर मेरी कार में डाल दो। पैसा लेने के बाद हम यहाँ से निकलकर पूरी रात मैडम के साथ बिस्तर में दिवाली मनाएंगे। हा 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 हा। ये बोलते हुए वो लीडर गंदी नज़रों से अवंतिका को घूरने लगा। लेकिन अवंतिका के चेहरे पर 1% का भी डर नहीं था। जैसे ही वो 2 रॉबर्स आगे बढ़े, वैसे ही अवंतिका ने एक के पेट में जोरदार मुक्का जड़ा और दूसरे के सर पर किक मारते हुए दोनों को जमीन पर पटक दिया। लेकिन अगले ही पल गोली की आवाज़ सुनाई दी। तुम सिर्फ खूबसूरत ही नहीं हो, बल्कि लड़ाई में भी काफ़ी अच्छी हो, लीडर ने मुस्कुराते हुए कहा। आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम ज़्यादा फास्ट हो या मेरी गन। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और हमारे पास 5 से 6 गन हैं। मैं भी तो देखूं कि तुम आखिर कितने लोगों को बचा सकती हो। उद्धरण चिन्ह पूर्णविराम। तुम बहुत ही शेमलेस इंसान हो। अवंतिका इतने ज़्यादा गुस्से में थी कि उसका शरीर कांपने लगा था। हालांकि वो लीडर बैंक में मौजूद लोगों की जिंदगी का फ़ायदा उठाते हुए अवंतिका को धमकाने की कोशिश कर रहा था, और इसी वजह से अवंतिका भी कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तुम जाओ और मैनेजर की इंजरी चेक करो, इन्हें मुझ पर छोड़ दो। अचानक से नक्श उठा और उसने हरकत की। इससे पहले कि अवंतिका कुछ समझ पाती कि यह सब चल क्या रहा है, नक्श तुरंत ही एक रॉबर के पास पहुंच गया और अपनी चाल चलते हुए उसके हाथ पर एक लात मारी, जिससे उसके हाथ से वो गन नीचे गिर गई और सही मौके का इंतजार करते हुए नक्श ने उस आदमी के सर पर एक मुक्का जड़ दिया।
यकीन मानिए वो मुक्का इतना जबरदस्त था कि जैसे ही वो आदमी जमीन पर गिरा वो बेहोश हो गया। उसने एक ही मुक्के में उस आदमी को बेहोश कर डाला। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। क्या अब हम बच जाएंगे? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह लड़का इतना पावरफुल है। अरे ये तो जावेरी परिवार का दामाद है ना। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। उसी समय भीड़ में मौजूद लोगों के चेहरे पर थोड़ी राहत देखने को मिली, शायद उनके मन में अब उम्मीदें जाग उठी थी। लड़के तुम कौन सी गैंग से बिलोंग करते हो? उस लीडर ने शॉक्ड होते हुए पूछा। भाइयों डरने की जरूरत नहीं है, यह अकेला है और हम इतने सारे हैं। उस लीडर की बात सुनकर ऐसा लगा जैसे मानो वो खुद अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की कोशिश कर रहा हो। सही कहा सरदार, मार डालते हैं इसे। ये बोलते हुए एक आदमी जल्दी से नक्श की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में लंबा सा चाकू था। नक्श के करीब जाते ही उसने हमला किया, लेकिन नक्श की फुर्ती का जवाब नहीं। उस हमले को रिट्रैक्ट करते हुए नक्श ने उसका हाथ पकड़ा और इतना जोर से घुमाया कि हड्डी टूटने की आवाज़ सभी को सुनाई पड़ी। दर्द के मारे करहाता हुआ वो आदमी जमीन पर बैठ गया। उसी समय एक और आदमी पीछे से नक्श की ओर बढ़ा। उसके हाथ में भी चाकू था। हालांकि उन सभी के पास गन थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो सभी जमीनी लड़ाई करना चाहते थे। खैर, उस आदमी का पीछे से हमला करने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हमारा नक्श इतना तेज था कि उसने तुरंत ही उसके हमले को रोका और उसके हाथ को पकड़कर उसे अपने सामने किया और एक जोरदार लात मारी, जिससे वो उछलता हुआ सामने से आ रहे दो और रॉबर्स के ऊपर जा गिरा। एक एक करके सभी लोग नक्श के सामने अपनी काबिलियत आजमा रहे थे, लेकिन रिजल्ट सेम था, सभी जमीन पर पड़े थे। अब तुम्हारी बारी, नक्श ने धीमी आवाज में उनके लीडर को देखते हुए कहा। इतना एरोगेंट होने की जरूरत नहीं है। बड़ी डिफिकल्टी के साथ लीडर ने अपना थूक गले से नीचे उतारा। हालांकि उसके हाथ में गन थी, लेकिन उसका हाथ थर थर कांप रहा था। कांपने की वजह यह थी कि पिछले 2 मिनट के अंदर अंदर नक्श ने उसके 5 आदमियों को जमीन पर धराशायी कर दिया था और अगला नंबर अब उसका था। क्या तुम्हारे हाथ में गन नहीं है? नक्श के चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी नहीं बदले। अगर हिम्मत है तो शूट करो, मुझे डर नहीं लगता। धीरे धीरे नक्श उस लीडर की तरफ बढ़ने लगा। मेरे पास मत आओ। नक्श ने उस आदमी का लाइन ऑफ डिफेंस तोड़ दिया था। डर के मारे उसने अपने कांपते हाथों से ट्रिगर पीछे किया। नक्श जोर से चिल्लाया। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि जिस डायरेक्शन में उस आदमी ने गन पॉइंट की वहां पर एक छोटी बच्ची बैठी थी। क्योंकि उस लीडर के हाथ कांप रहे थे, इसलिए गोली कहीं पर भी चल सकती थी। जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, वैसे ही नक्श ने एक फ्रैक्शन से भी कम समय में उस लीडर के हाथ का डायरेक्शन देखा और बिना कुछ सोचे समझे उस छोटी बच्ची को बचाने के लिए कूदा। वो बच्ची तो बच गई, लेकिन वो बुलेट सीधा नक्श की कमर पर लगी। अपने दांत को पीसते हुए नक्श ने एक गहरी सांस ली और भयंकर दर्द में होने के बावजूद भी जैसे तैसे जमीन से उठा। मैंने तुम्हें मुझे गोली मारने के लिए कहा और तुमने किसी और पर गोली चला दी। क्या हुआ, डर गए क्या? जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कान लिए नक्श ने कहा। अगर डर गए हो तो फिर यह बैंक कैसे लूटोगे? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। नक्श, अवंतिका ने नर्वसली चिल्लाते हुए कहा। ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छे से समझ गई थी कि नक्श जानबूझकर उस लीडर को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो किसी और को नुकसान ना पहुंचाए और सीधा नक्श पर हमला करे। क्योंकि अब तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे शूट करो, तो फिर इस गन का अब क्या काम? फेंक दो इसे और एक असली मर्द की तरह मुझसे लड़ो। मुस्कुराते हुए नक्श ने उस लीडर को ललकारा। शट अप! जोर से चिल्लाते हुए उस आदमी ने डर के मारे गन को अपने हाथ में हिलाया और एक्सीडेंटली उससे ट्रिगर दब गया। नक्श फिर से शॉक्ड रह गया। हालांकि अच्छा हुआ कि उस आदमी का निशाना जिस जगह था वहां कोई मौजूद नहीं था और वो गोली जमीन को छूकर निकल गई थी। उसी समय उस लीडर ने एक छोटे बच्चे को अपनी गिरफ्त में लिया और बोला, अगर तुमने अब कुछ भी कहा तो मैं इसका सर उड़ा दूंगा। अचानक से नक्श के एक्सप्रेशंस बदल गए थे। उस रॉबर के पास अब एक हॉस्टेज था, ऐसे में नक्श भी कुछ नहीं कर सकता था। गहरी सांस लेते हुए उसने कहा, देखो शांति से काम लो, हम आराम से डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस? हाँ, लेकिन तुम तो बहुत औसम हो ना। क्या तुम लड़ाई में अच्छे नहीं हो? अब एक कदम और आगे बढ़कर दिखाओ और बोलो कुछ। क्या बोलना है? दहाड़ते हुए उस आदमी के मुंह से यह शब्द बाहर आए। उसी समय वो सारे रॉबर्स जो जमीन पर गिरे थे वो उठ खड़े हुए। नक्श के हमले से जो रॉबर बेहोश हो गया था वो भी अचानक से उठा और उसने पीछे से नक्श के सर पर हमला किया। अचानक हुए हमले से नक्श की आंखों के सामने धुंधलापन छा गया और नक्श के कदम पीछे बढ़ते हुए डगमगाने लगे। दिखा दिए ना दिन में तारे, उस आदमी ने नक्श के चेहरे पर थूकते हुए कहा। इस तरह के हमले को झेलने के बाद अचानक से नक्श के सर से खून बहने लगा, लेकिन क्योंकि नक्श पहले 2 बार ताकत की गोली ले चुका था इसलिए वो बेहोश नहीं हुआ, लेकिन उसके शरीर की ताकत थोड़ी कम हो गई थी। तुम लोग जाओ और जहां से जो भी पैसा मिले उसे बैग में भरो, निडर होते हुए लीडर ने अपने आदमियों को आदेश दिया। कुछ ही मिनटों में वो 5 आदमी पैसों से भरे 4 से 5 बैग लेकर उस बैंक से फरार हो गए। उन रॉबर्स के वहां से जाने के बाद सब काफी रिलैक्स्ड हो गए। नक्श, क्या तुम ठीक हो? अवंतिका तुरंत ही नक्श की तरफ बढ़ी और कंसर्न दिखाते हुए बोली। मैं ठीक हूँ। नक्श ने अपना रुमाल निकाला और उसे सर पर बांधते हुए बोला, क्या हम उनका पीछा करें? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। मैं उनका पीछा करूंगी, तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। परेशान होते हुए अवंतिका ने कहा।
आज जिस तरह से नक्श ने परफॉर्म किया वो अभी तक अवंतिका के दिमाग में बैठा हुआ था। नहीं, मैं ठीक हूँ, चलो चलते हैं। नक्श ने अपना सर हिलाया और उसके कदम सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। वो साले कमीने, उन्होंने पैसे जो चुराए सो चुराए, लेकिन अपने साथ उस हॉस्टेज को भी लेकर चले गए। नक्श के साथ कार में बैठकर अवंतिका उन रॉबर्स का पीछा करते हुए बोली, वो बच्चा बहुत ही छोटा है, अगर हमने उसे बचा भी लिया तो भी यह हादसा उसके दिमाग में बैठ जाएगा। सही सुना आपने, जिस लड़के को उस लीडर ने हॉस्टेज बनाया था वो लोग उसे भी अपने साथ लेकर चले गए थे। मुझे लगता है कि उन्हें पता था कि पुलिस उनका पीछा करेगी और उन्हें ब्लॉक करने की कोशिश करेगी, शायद इसी वजह से वो हॉस्टेज को अपने साथ लेकर गए। नक्श ने शांत रहते हुए कहा, जल्दी से कंट्रोल रूम कॉल करो और उन्हें सर्वेलेंस कैमराज से उनकी लोकेशन जानने के लिए कहो और जल्दी से पुलिस फोर्स बुलाओ, उस बच्चे को बचाने के चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं। ठीक है। अवंतिका ने जल्दी से अपना फ़ोन बाहर निकाला और एक नंबर डायल किया। हेलो, मैं ऑफिसर अवंतिका बोल रही हूँ। करीब 10 मिनट बाद एक ब्लैक कार के अंदर। सरदार, इस बार तो हम काफ़ी अमीर हो गए हैं, एक्साइटेड होते हुए एक आदमी ने कहा। साला, किसे पता था कि इतने बड़े बैंक के पास 50 करोड़ नहीं होंगे। ये बोलते हुए दूसरा आदमी बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रहा था। अचानक से वो आदमी जो कार चला रहा था उसने रेयर व्यू मिरर में देखा और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए। सरदार, एक कार हमारा पीछा कर रही है, ऐसा लग रहा है कि उस कार में वही आदमी बैठा है जो बैंक में हमसे लड़ रहा था। क्या वो कार नक्श की थी? क्या होगा आगे? क्या नक्श और अवंतिका मिलकर उस छोटे बच्चे को बचा पाएंगे? क्या सूरत पुलिस उन रॉबर्स को पकड़ पाएगी? क्या नक्श को गोली लगी थी या फिर वो गोली बस छूकर निकल गई? क्या नक्श की जान को कोई खतरा तो नहीं? जानने के लिए पढ़े इंस्टा एम्पायर ओनली ऑन पॉकेट नॉवल। 86 चोर निकल कर भागा। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसे तो सर पर चोट लगी थी ना, वो हॉस्पिटल नहीं गया। डर के मारे एक आदमी ने कहा। इतना पैनिक करने की क्या जरूरत है? पुलिस को मिलाकर वो सिर्फ 2 ही लोग हैं। लीडर के चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी नहीं बदले। स्पीड बढ़ाओ और प्लान को फॉलो करो। अगर हम सही समय पर बोर्ड तक पहुंच गए तो उसके बाद कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भले ही उस लीडर ने शांत रहने का दिखावा किया, लेकिन उसकी आंखों में पैनिक साफ दिखाई दे रहा था। और वो पैनिक क्यों नहीं होता? बैंक में नक्श की परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग थी। गोली लगने के बाद भी वो बात कर रहा था और हंस रहा था। सरदार, अगर हम पके गए तो क्या होगा? क्या वो लोग हमें मार देंगे? एक आदमी ने पूछा। नॉनसेंस, क्या तुम भूल गए कि यहाँ आने से पहले मैंने तुमसे क्या कहा था? ग्लूमी एक्सप्रेशंस के साथ लीडर ने कहा। भले ही वो लड़का लड़ सकता है, लेकिन हमारे पास भी तो हॉस्टेज हैं और जब तक हॉस्टेज हैं तब तक हमें कुछ नहीं हो सकता। उसी समय नक्श की कार में। नक्श, तेज चलाओ, जल्दी करो, वो लोग हमारे हाथ से निकलने नहीं चाहिए। अम्पेशेंट होते हुए अवंतिका ने कहा। परेशान मत हो, पिछली बार हम जिस पोर्ट पर गए थे वो पोर्ट आने वाला है। मुझे लगता है कि यह लोग इसी पोर्ट पर रुकेंगे। उस कार का पीछा करते हुए नक्श ने कहा। तुम जल्दी से अपनी टीम को कॉल करो और उन्हें इस पोर्ट पर आने के लिए कहो, बेहतर होगा कि उन्हें बाहर ही पकड़ लिया जाए। मुझे लगता है कि इनका इरादा बोट के जरिए यहाँ से भागने का है। नक्श का दिमाग हरकत करने लगा था। सही मायनों में देखा जाए तो नक्श की कार आसानी से उस ब्लैक कार को पीछे छोड़ सकती थी और रास्ते में उन्हें रोक सकती थी, लेकिन ये करने से क्या गारंटी थी कि वो उस हॉस्टेज को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? और यह नहीं भूलना चाहिए कि नक्श के सर पर चोट लगी है और कमर में गोली। उसके शरीर में अब इतनी ताकत नहीं है कि वो 5 लोगों से लड़ पाए और यह मामला अकेली अवंतिका के बस का भी नहीं है। इसलिए उन्हें जल्दी से जल्दी पुलिस फोर्स की मदद चाहिए थी। उसी समय अवंतिका की नज़र नक्श के शर्ट पर गई जो पूरी तरह से खून से भर गया था। नक्श, तुम्हारी इंजरी ठीक नहीं है, तुम्हें ड्राइव नहीं करना चाहिए। मैं ठीक हूँ, इतना सीरियस नहीं है, मैं कुछ समय के लिए इसे संभाल सकता हूँ, शांत रहते हुए नक्श ने कहा। हालांकि यह समय नहीं है वो सब पूछने का, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कुछ जानना चाहूंगी। अवंतिका ने नक्श की ओर देखते हुए कहा। जब उस आदमी ने गोली चलाई तो तुम नीचे बैठ सकते थे। तुमने उस बच्ची को क्यों बचाया? I mean, उस बच्ची से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं था। मैं यह नहीं कह रही हूं कि तुमने गलत किया, लेकिन क्यों किया यह मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये सुनकर नक्श ने अवंतिका के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस शांति से ड्राइव करता रहा। बहुत जल्दी वो रॉबर्स अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। उस हॉस्टेज बच्चे को लेकर वो सभी पोर्ट की तरफ भागने लगे। इतने में नक्श और अवंतिका भी वहां पहुंच गए और उन रॉबर्स को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागे। अभी नक्श और अवंतिका भागते हुए उनके करीब पहुंचने ही वाले थे कि तभी वो रॉबर्स का ग्रुप अचानक से रुक गया। तुम दोनों अभी भी हमें परेशान कर रहे हो, उस लीडर ने पीछे मुड़कर कड़क अंदाज में कहा। अगर ये दोनों, जिन्हें अपनी मौत की कोई परवाह नहीं है, हमारे पीछे नहीं पड़े होते तो अभी हम आपस में पैसा बांट रहे होते। गुस्से से एक आदमी ने कहा। अब तो हम इन्हें मारकर ही पैसा बांट सकते हैं, ईवल स्माइल के साथ एक आदमी ने कहा। बकवास बंद करो,
चुपचाप अपने हथियार फेंको। इस बच्चे को छोड़ो और अपने दोनों हाथ पीछे करके जमीन पर बैठ जाओ। अभी भी तुम लोग अपनी जान बचा सकते हो। अवंतिका ने गुस्से से डांटते हुए कहा, फालतू की बात मत करो। अगर मैंने ये करने का जिम्मा उठाया है तो समझ जाओ कि मैं करके ही रहूंगा। कड़क अंदाज में लीडर ने कहा, अगर तुम लोगों ने कोई भी होशियारी दिखाए, हमारे नज़दीक आने की कोशिश की तो मैं इस बच्चे का सर उड़ा दूंगा। ये बोलते ही उस लीडर ने उस छोटे बच्चे को अपनी गोद में उठाया और उसके सर पर बंदूक तान दी। उस छोटे बच्चे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कितना डरा और सहमा हुआ था। उसका चेहरा पूरा पीला पड़ चुका था। कमीनों, जल्दी से उस बच्चे को छोड़ दो, एंग्शियस होते हुए अवंतिका ने कहा। नक्श ने अवंतिका का कंधा थपथपाया और आगे बढ़ते हुए बोला, देखा जाए तो तुम लोग वाकई में बहुत टफ हो, लेकिन अभी तुम एक छोटे बच्चे को मोहरा बनाकर अपनी जान बचा रहे हो, और तुम्हारा लीडर कह रहा है कि उसे अपनी जान की परवाह नहीं है। हाँ 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 हाँ, क्या तुम लोग अपने आप को मर्द मानते हो? मुझे तो नहीं लगता। जानबूझकर नक्श उन लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहा था। शट अप, अगर आज तू उस बैंक में नहीं होता तो अभी हम अय्याशी कर रहे होते। नक्श का अंदाज उनके लीडर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। लीडर ने बहुत मुश्किल से अपनी टीम बनाई थी और अभी तक जहां भी हाथ मारा था वहां उन्हें सफलता हाथ लगी थी, लेकिन आज उनके हाथ में ज़्यादा माल नहीं आया और ऊपर से नक्श और अवंतिका भी पीछे पड़ गए। इस चक्कर में उनका ओरिजिनल प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो गया था। क्या मैंने कुछ गलत कहा? अगर तुम्हें लगता है कि तुम मर्द हो तो इस बच्चे को छोड़ दो। तुम्हें एक हॉस्टेज ही चाहिए ना? मैं बन जाता हूं तुम्हारा हॉस्टेज। ये बोलते हुए नक्श के चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी नहीं बदले थे। ये सुनते ही अवंतिका पूरी तरह से शॉक्ड रह गई। तुरंत ही उसने नक्श की ओर देखा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो नक्श से क्या कहे। ठीक है, तो तुम्हें फिर से हीरो बनना है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी यह मुराद आज पूरी कर देता हूँ। लीडर ने गुस्से से कहा, आओ, अपने दोनों हाथ सर पर रखो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। अगर कोई होशियारी की तो मैं इस बच्चे को मार दूंगा। ये सुनते ही अचानक से नक्श के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, जिसे हर कोई नोटिस नहीं कर सकता था। तुरंत ही नक्श ने अपने दोनों हाथ सर के पीछे रखे और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। नक्श, अवंतिका ने चिल्लाते हुए कहा। इस हादसे से पहले अवंतिका ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि नक्श अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर पहले एक बच्ची के लिए बंदूक की गोली खाएगा और उसके बाद एक बच्चे को बचाने के लिए खुद हॉस्टेज बन जाएगा। क्या वो सच में एक यूजलेस दामाद हैं? अवंतिका को अब इस बात पर पूरी तरह से शक था। जब नक्श उस लीडर से बस 2 मीटर की दूरी पर था, तब लीडर ने उस छोटे बच्चे को आज़ाद कर दिया। क्योंकि वो छोटा बच्चा बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, इसलिए वो तुरंत ही भागते हुए ऑफिसर अवंतिका की तरफ बढ़ा। यहाँ आओ, लीडर ने दहाड़ते हुए कहा। परेशान मत हो, मेरे पास कोई हथियार नहीं है। मैं अब तुम्हारा ही हॉस्टेज हूँ। भीनी मुस्कान के साथ नक्श धीरे धीरे उस लीडर की तरफ बढ़ने लगा। उसी समय अचानक से नक्श ने अपनी चाल चली और लीडर की छाती पर ऐसा हमला किया कि लीडर हवा में झूलते हुए 10 मीटर दूर जा गिरा। यह नज़ारा देखकर सभी लोग चौंक गए थे। अवंतिका को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी इंजरीज के बाद भी नक्श अपने कदमों पर खड़ा कैसे हैं। सरदार को लेकर जल्दी से भागो। अचानक से बाकी लोगों ने रिएक्ट किया और वो भागते हुए फरार हो गए। रॉबर्स के फरार होने के बाद नक्श के एक्सप्रेशंस अचानक से बदल गए। बहुत दुख रहा है। एक तो वैसे ही नक्श की कमर में गोली लगी थी, ऊपर से नक्श ने उस लीडर की छाती पर लात से हमला किया, जिससे कमर की इंजरी का हिस्सा अब और भी ज़्यादा खुल गया और तेजी से खून निकलने लगा था। नक्श, हमें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल चलना होगा और तुम्हारी यह गोली बाहर निकालनी होगी। अगर इसी तरह से तुम्हारा ब्लड लॉस हुआ तो तुम बहुत जल्दी बेहोश हो जाओगे, कोमा में भी जा सकते हो। उस छोटे बच्चे को उठाते हुए अवंतिका नक्श की तरफ बढ़ते हुए बोली, इतना जल्दी बता रही हो ये सब? सरप्राइज होते हुए नक्श ने कहा, क्या मैंने तुमसे कहा था कि तुम हॉस्पिटल जाओ? इन लोगों को मैं देख लूंगी, लेकिन हीरो बनने का शौक किसे है? इससे पहले कि नक्श कोई जवाब देता, वो छोटा बच्चा जो अवंतिका की गोद में था, उसने हंसते हुए नक्श की तरफ इशारा किया। और ये देखकर नक्श और अवंतिका दोनों के ही चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब हमें क्या करना चाहिए? कंफ्यूजन में नक्श ने कहा। वो लोग तो अब तक बोट पर चढ़ चुके होंगे और शायद बोट भी निकल गई होगी। अब उनका पीछा करने में मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। नक्श, तुम्हें अभी भी उन रॉबर्स की पड़ी है। तुम्हारी हालत देखो। एक काम करते हैं, सबसे पहले नज़दीक के पुलिस स्टेशन चलते हैं और इस बच्चे के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं, जिससे वो इसे लेकर जा सके। उसके बाद हम सीधा हॉस्पिटल जाएंगे। धीमी आवाज़ में अवंतिका ने कहा। अंकल, आंटी, आपको इतना तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस मुझे बस में बैठा दीजिए, मैं खुद ही अपने घर चला जाऊंगा। उस बच्चे ने अचानक से कहा। और अंकल को काफ़ी चोट लगी है, उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाना चाहिए।
ये सुनते ही नक्श और अवंतिका दोनों स्टन रह गए थे। क्या आजकल में बच्चे इतने मेंटली स्ट्रांग हैं? शॉक्ड होते हुए नक्श ने उस छोटे बच्चे की ओर देखा। ये बहुत ही समझदार हैं। अवंतिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें इसे अपने घर ले जाना चाहिए। आफ्टर ऑल यह अभी बहुत छोटा है और इसने अपनी आंखों के सामने इतना कुछ देखा है कि उसे रिकवर होने में बहुत समय लगेगा। गहरी सांस लेते हुए नक्श ने कहा, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है अंकल, आप हॉस्पिटल जाओ, इंजरी की वजह से आपका दिमाग गर्म है। वाह, आजकल के बच्चे इतने हाजिर जवाबी भी होते हैं। ये नक्श पहली बार देख रहा था। अभी नक्श और अवंतिका डिसाइड ही कर रहे थे कि उन्हें अब क्या करना चाहिए कि तभी अचानक से खूब सारी पुलिस की कार्स वहां आई और कुछ पुलिस ऑफिसर्स कार से उतरकर अवंतिका की तरफ बढ़ने लगे। सॉरी मैडम, आने में थोड़ा लेट हो गया, पोलाइट अंदाज में एक पुलिस वाले ने कहा, लेकिन अब इस डिग्निटी का क्या ही फायदा। सॉरी से क्या होगा, क्या वो रॉबर्स पकड़ में आ जाएंगे? तुम लोग इतना लेट आए हो कि वो यहाँ से भाग गए। बोलो अब तुम्हारा क्या करूँ? तुम लोगों की आरती उतारूँ? तुम सब के सब यूजलेस हो। तुरंत ही अवंतिका के कदम उस पुलिस वाले की तरफ बढ़े और उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, सॉरी मैडम। सभी पुलिस वाले अपना मुंह नीचे करके खड़े हो गए। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे डिपार्टमेंट में इतने स्लो लोग काम करते हैं। आज तुम सब मुझे अपॉलजी लेटर लिख कर दोगे। दिस इज लास्ट वार्निंग फॉर एवरीवन। अवंतिका का ऐसा भयंकर रूप पहले कभी नक्श ने नहीं देखा था। ये बोलने के बाद अवंतिका ने उस छोटे बच्चे की ओर देखा और बोली, बेटा, क्या आप दूसरे पुलिस वाले अंकल के साथ घर चले जाओगे? मैं इन अंकल को लेकर हॉस्पिटल चली जाती हूँ। चलेगा ना आपको? पूर्णविराम, दौड़ेगा आंटी। ये बोलते हुए उस छोटे बच्चे ने नक्श को बाय किया और अवंतिका के कहने पर पुलिस वाले के पास जाकर खड़ा हो गया। अवंतिका ने अपनी टीम को सब कुछ समझा दिया था कि उन्हें क्या करना है। जब वो लोग वहां से निकल गए तो जल्दी से अवंतिका कार में बैठी और नक्श से बोली, चलो अब तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। लेकिन हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत क्या है? कितना खर्चा होगा वहाँ पर? मेरे पास इतना पैसा नहीं है, ऊपर से मुझे गोली लगी है। पुलिस केस तो नहीं होगा ना मुझ पर? मासूम अंदाज में नक्श ने कहा। ये सुनते ही अवंतिका बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। उसका मन किया कि वो नक्श के गाल पर एक थप्पड़ लगाए। पैसा ज़्यादा ज़रूरी है या अपनी हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है? अवंतिका ने नक्श को समझाते हुए कहा, तुम्हारे शरीर में गोली है। गोली? ये खाने वाली गोली नहीं है, बंदूक की गोली है। इसे बाहर नहीं निकाला तो तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा। वो इन्फेक्शन अगर फैल गया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। और जब जिंदा ही नहीं रहोगे तो फिर पैसा बचाकर क्या करोगे? पूर्णविराम, ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? काम की बात हमेशा लास्ट में ही क्यों करती हो? जैसे ही नक्श के मुंह से यह शब्द बाहर आए, वैसे ही अवंतिका को अब नक्श के ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। हद है यार, एक तो तुम्हारा भला सोचो और तुम मुझे ही। अब शांति से बैठो। और एक पुलिस वाली तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर कुछ नहीं पूछेगा, और कुछ पूछा तो मैं हूं ना। ये बोलते हुए अवंतिका ने कार स्टार्ट की और भगाते हुए सीधा हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने जल्दी से नक्श के शरीर से बुलेट बाहर निकाली। इस प्रोसेस के दौरान नक्श का शरीर कांप रहा था, लेकिन डॉक्टर के लिए ताज्जुब की बात यह थी कि इतना ब्लड लॉस होने के बाद भी नक्श बेहोश नहीं हुआ था। आखिर यह सब कैसे मुमकिन था? क्या ताकत की गोली का असर इतना ज़बरदस्त था, या फिर उस गोली के और भी कई राज छुपे हुए थे? आगे क्या होगा इस कहानी में अब, और क्या होने वाला है? नक्श कैसे शेयर मार्केट को स्टेबलाइज रख पाएगा? किसकी होगी जीत, नक्श या भानुशाली परिवार? दूसरी तरफ कल्याणी अब क्या चाल चलेगी? क्या अनिका उन शेयर्स को जावेरी परिवार को दे देगी? जानने के लिए पढ़े इंस्टर एम्पायर ओनली ऑन पॉकेट नॉवल। AP87 1000 करोड़ का नुकसान। डॉक्टर ने बुलेट तो निकाल दी थी, लेकिन चूंकि ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया, इसलिए डॉक्टर ने एडवाइस किया कि नक्श को आज की रात हॉस्पिटल में ही बितानी चाहिए, जिससे वो नक्श को ऑब्जर्व कर सके और ज़रूरत पड़ने पर उसे खून चढ़ा सके। लेकिन नक्श इसके लिए राज़ी नहीं था। अवंतिका मैडम, देखिए आपके कहने पर मैं हॉस्पिटल आया, गोली भी निकल गई है, अब तो मुझे कोई इन्फेक्शन भी नहीं हो सकता है, तो फिर हॉस्पिटल में क्यों रहना है? मैं तो एकदम ठीक हूँ, हॉस्पिटल को तो सिर्फ पैसे से मतलब है। इनकी सारी टैक्टिक मुझे समझ में आती हैं। सर खुजाते हुए नक्श ने कहा,